ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अगेन। आज हमारा जो टॉपिक है वो वही टॉपिक को हम कंटिन्यू लेके चल रहे हैं कि जो जीसीसी में इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है रियल एस्टेट के हवाले से, और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जाती है ऑफ कोर्स वहाँ पे रेजिडेंसी के ऑप्शंस भी खुलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि रिस्क क्या है ओमान के अंदर। हमने अब तक बात की है, अच्छी-अच्छी बात की है कि भई वहाँ पे क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं, कितना अच्छा लैंडस्केप है, कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा कल्चर है। लेकिन अभी तक शायद हमने उसकी रिस्क एनालिसिस उस हवाले से नहीं की है कि जिस तरह से आपको पता होना चाहिए एज़ एन इन्वेस्टर। बहुत से लोग जो हैं वो दूर से बैठ के उन रिस्क को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते। तो आज हमने इस वीडियो में उन रिस्क्स को जो है आइडेंटिफ़ाई करना है ताकि आपके सामने एक क्लियर पिक्चर हो जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने जा रहे हों। इसके अलावा हम 2 टॉपिक्स पे और बात करेंगे कि वो ये कि जो रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑफ कोर्स प्राइस वाइज़ थोड़ी-सी सस्ती हैं। तो उस पे हम थोड़ी-सी आरओआई की एक कैलकुलेशन करके दिखाएँगे आपको कि भई क्या आरओआई आपको मिल सकता है रेडी प्रॉपर्टीज़ में ओमान में कंपेयर टू जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और तीसरा पॉइंट ये हम डिस्कस करेंगे कि भई आज की तारीख में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपके लिए क्या बेहतर है? ओमान में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है या दुबई जैसी हॉट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है? तो इन 3 चीज़ों पे आज हम थोड़ा-सा डीप डाइव करेंगे। तो आइए चलते हैं हम दोबारा अपने वही गेस्ट जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो अपनी इनसाइट्स शेयर करते हैं। तो मुस्लिम भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम यासीन, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक-ठाक, बिल्कुल। आप हर दफ़ा एक बहुत खूबसूरत पिक्चर लेके आते हैं ओमान की, और ये देख के मेरा दिल चाहता है कि यार मैं किसी तरह से जो है ना समर में प्रोग्राम बना के निकल जाऊँ वहाँ पे। यार ये पिक्चर मैं आप लोगों के लिए भी लाता हूँ, ये पिक्चर मैं अपने लिए भी लाता हूँ क्योंकि हर कुछ अरसे के बाद जो है ना वो मैं ओमान को मिस करना शुरू कर देता हूँ। तो ये जो तस्वीरें हैं ना ये मुझे थोड़ा-सा हेल्प करती हैं फ़ील करने में कि नहीं, नहीं मैं तो ओमान में ही हूँ। तो इस तो वजह से आपका जाना कितना फ्रीक्वेंट होता है ओमान में? साल में आपके 2 चक्कर लगते हैं? मैं कहूँगा एवरेज 3 हो जाते हैं। और अच्छा। ये जो हुँ, चक्कर है ये डिपेंड करता है कि लोग जब ट्रैवल करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हुँ, कुछ लोग फिर लाइन अप हो रहे हैं जाने के लिए, तो लग रहा है मुझे कि मैं मई में जो है वो ओमान में होऊँगा। तो अच्छा। वो डिपेंड करता है कि लोगों की क्या रिक्वायरमेंट, क्योंकि मुझे जाने में तो कोई मैं तो रिमोटली काम करता हूँ, इंटरनेट पे होता हूँ 90% ऑफ द टाइम। हुँ, तो फ़ोन्स पे होता हूँ या इंटरनेट पर होता हूँ, तो मुझे तो कहीं से भी मैं कहीं काम कर सकता हूँ। तो इसलिए वो मेरी कोई टाइम टेबल नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे हर 2 महीने के बाद जाना, 3 महीने के बाद जाना, डिपेंड्स के वहाँ पे क्या सिलसिला चल रहा है। अच्छा, तो ये कि थैंक यू सो मच यार यासीन, मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा आपने मोमेंटम जनरेट कर दिया है इस कम्युनिकेशन का, और उसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये भी लग रही है कि मैं जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो कमेंट्स में बहुत मज़े-मज़े की बातें होती हैं। वो हमें ये भी पता चलता है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना अच्छा नहीं कर रहे, और क किन लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रहे हैं, किन लोगों के साथ बिल्कुल रेज़ोनेट नहीं कर रहे। तो वो उसका भी हमें आइडिया होता है, और साथ में हमें हमें एक एडवाइस भी मिलती है कि यार हुँ, इसको भी देखें, इसको भी देखें। तो ये जो हम सेशन कर रहे हैं ये मैं डेडिकेट करूँगा। एक साहब ने आप एक कमेंट में ही उन्होंने ये कहा था कि जी थोड़ा-सा रिस्क के बारे में बताइए, थोड़ा-सा जो इन्वेस्टर है उसके प्रोटेक्शन के बारे में बताइए। तो ऑल्दो कि हम इस सेशन में दोनों चीज़ों पे ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये कि हमने स्टार्ट किया है इसके ऊपर बात करना, और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने कमेंट किया था। मुझे नाम उनका नहीं पता, लेकिन उनका उनका कमेंट आया हुआ था। तो वो हम रिस्क की पे बात करेंगे, और मैंने एक और भी चीज़ नोट की कि जब रिस्क पे जब रिसर्च स्टार्ट हुई और उसको देखना शुरू किया, तो पता चला कि ज़्यादा रिस्क पे बात हुई भी नहीं है। ज़्यादातर वो मार्केटिंग मटेरियल है जो कहता है कि यार ये ग्रोथ हो रही है और वो ग्रोथ हो रही है, और खबरें हमारी इतनी अच्छी हो गई हैं, और हर चीज़ ज़बरदस्त हो रही है, और वो हुँ। जो रिस्क वाली चीज़ें हैं वो आराम से निकल जाती हैं। आती हैं और वो हाँ, निकल जाती हैं क्योंकि लोग उसकी उसके वजह ये बारे है में ना कि बात करना नहीं चाहते। हाँ, उसकी वजह है कि जो जितना भी कंटेंट आपको मिलता है ऑनलाइन वो ज़्यादातर सेल्स मार्केटिंग जनरेटेड कंटेंट होता है, ठीक है? या तो वो एजेंट्स होते हैं या वो डेवलपर खुद होते हैं। तो वो तो अच्छी-अच्छी बात करेंगे। वो तो कहेंगे भाई सब कुछ ग्रीन है और बस आप यहाँ आ जाओ और हर चीज़ जो है आपके लिए खुली है, आप बस पैसे दें और साइन करें और मूव ऑन। हाँ, एक इम्पार्शियल एनालिसिस आपको बहुत कम मिलती है और वो उसी से मिलेगी जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, जो जिसका कोई ताल्लुक नहीं होगा डेवलपर के साथ या एजेंट के साथ। तो वो आपको एक बैलेंस अप्रोच देके चल सकता है। जैसे कि आप हैं, आप बता रहे हैं आपका कोई किसी अलायंस नहीं है किसी डेवलपर के साथ, किसी रियल्टर के साथ, तो आपकी जो एनालिसिस है वो काफ़ी इम्पार्शियल है। तो ये हमारी ऑडियंस के लिए समझना ज़रूरी है कि हमारी जो भी डिस्कशंस हैं, वो बिल्कुल इम्पार्शियल है। हम किसी डेवलपर के साथ काम नहीं कर रहे, हम किसी एजेंट के साथ काम नहीं कर रहे। दिस इज़ जस्ट
व्हाट मोहसिन भाई इज शेयरिंग फ्रॉम हिज ओन रिकलेक्शंस। अब इससे हम्म। आप जो है ऑफ कोर्स अपनी डिसीजन मेकिंग में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि हमारा किसी डेवलपर, किसी रियल्टर या किसी एजेंट के साथ कोई हाँ, एफिलिएशन नहीं है। ये हुँ, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब आप भी सेल्स में हैं, और मुझे तो अगर सोचा जाए तो मुझे तकरीबन 18 साल सेल्स में हो गए। 2008 से मैं सेल्स के अंदर हूँ। और वो जो सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एम्पैथी है। दूसरे का दर्द फील करना, और उसको उसका मसला सॉल्व करना, राइट। हुँ, तो अगर एम्पैथी इन द सेल्स आपके अंदर नहीं है, तो आप कभी भी अच्छे सेल्स मैन या वुमेन नहीं हो सकते। और वो सेल्स जो है ना, वो तो बेचना तो इंसान है। हम हर वक्त बेचते ही रहते हैं। हम बेगम को बेचते हैं चीजों को, अपनी बच्चों को आगे चीजें बेचते हैं। हर वक्त हम बेच खरीद ही रहे हैं सारा वक्त। तो ये जो आपने पॉइंट आउट किया, वो उसमें ये पॉइंट मुझे नजर आ रहा था, खासकर जब से मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में गया हूं, कि जो लोग थे वो एक साइड से बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं, और जो मुश्किल बात है उसको उसको इग्नोर कर रहे हैं। जबकि मुश्किल बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको बैलेंस करना चाहिए। क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि परफेक्ट परफेक्ट मैच हो। कौन चाहता है कि परफेक्ट मैच ना हो? लेकिन अगर आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो वो मैच इम्परफेक्ट होगा। और जब वो जी, सिचुएशन आगे जाएगी, तो वो यू नो डेवलपर के लिए भी अच्छी नहीं है, और जो उसने खरीदा है उसके लिए भी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर वो परफेक्ट मैच होगा, तो दोनों के जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाएंगे, और फिर दोनों को फायदा होगा इस चीज का। बिल्कुल। मैंने इस पे एक लिंक्डइन पे अभी एक आर्टिकल भी इस पे पब्लिश किया है। और वही मैंने कहा है कि यार, एम्पैथी अगर आप लेकर आ जाएंगे सेल्स के अंदर, तो बहुत ही ज्यादा आपको आपको प्रोग्रेस मिलेगी। और फिर आप वाकई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लोगों का प्रॉब्लम जो है वो खरीदना नहीं है। और उसके लिए जरूरी है कि आपको समझना है कि लोगों का प्रॉब्लम है क्या। अब बहुत सारे लोग जो हमें अप्रोच कर रहे हैं, यासीन आपको भी पता है, हम उनको ये एडवाइस दे रहे हैं कि भाई, आप पहले पासपोर्ट देख लें अपना। हम उनको ये एडवाइस दे रहे हैं। हमारे पास वो आ रहे हैं कि यार, मौसम भाई ये बताइए कि हम ओमान में इन्वेस्ट करेंगे, रेजिडेंसी मिल जाएगी, दुबई में करेंगे, और हम उनसे ये पूछते हैं, यार आपके पास पासपोर्ट कौन सा है? आपकी ईमेल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है? तो आपके पास पासपोर्ट कौन सा है? तो क्योंकि हमें पता है कि वो उनका प्रॉब्लम जो है वो रेजिडेंसी नहीं है। उनका प्रॉब्लम जो है वो इंटरनेशनली अपने आप को ओपन करना है, कि वो कहीं पे भी जा सकते हैं और कहीं पे भी रह सकते हैं। लेकिन अगर एक सर्टेन पासपोर्ट उनके पास होगा, तो प्रॉब्लली वो उनको रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट था पॉइंट, और आपने अच्छा हुआ इस पॉइंट को हाईलाइट किया, क्योंकि मेरा भी इस पे काफी फोकस है कि यार, हम यहाँ प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, और हमको समझने की जरूरत है कि प्रॉब्लम है क्या, और रियल एस्टेट कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े रिस्क एनालिसिस के ऊपर, पहले मैं चाहूंगा कि हम वो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी वाला जो है, क्योंकि वो हमें उस पर बड़ी लिमिटेड बात करनी है, वो हम हुँ, पहले एड्रेस करें, उसके बाद फिर हम रिस्क एनालिसिस पे जाते हैं, और फिर उसके बाद जो आखिरी डिस्कशन है आपका वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, हाँ, क्योंकि इसमें आप नंबर। इस क्वेश्चन को भी आंसर कर दीजिएगा क्योंकि अक्सर मैं भी जब किसी पोर्टल पे जाके देखता हूँ ओमान की जो मस्कत की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा वेरिएशन नज़र आता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नज़र आती हैं 35,000 ओमानी रियाल की। वही साइज़ की प्रॉपर्टी जो है नज़र आती है 125,000 ओमानी रियाल की। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये क्या माजरा है? जी 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 जी। अब मैं इधर अपना स्क्रीन शेयर करूं आपके साथ, उसके बाद मैं जी। आपको बताता हूँ कि क्या माजरा है ये। शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन। जी जनाब, मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? जी, आ गया। आगे, सही है। अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेशन हमने डायरेक्टली की हुई है, आप देख सकते हैं। एक हमारे दोस्त हैं, कनाडा में होते हैं, तो वो प्लान कर रहे हैं खरीदने का। तो जो वन बेड है, रेडी टू मूव, ये मस्कत हिल्स एक कम्युनिटी है। मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ, लोकेशन से थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। हम पहले भी थोड़ा डिस्कशन कर चुके हैं मस्कत हिल्स के ऊपर, जी। लेकिन एक मिनट ठहरिएगा। मैप्स पे आ गए, और ये आ गए मस्कत हिल्स। मस्कत हिल्स वो कम्युनिटी है जो एयरपोर्ट से बहुत ही करीब है, और बहुत ही हाई एंड कम्युनिटी है। ये गोल्फ कोर्स बना हुआ है इनका, 18 होल। हुँ, हुँ। और ये रहा एयरपोर्ट, और ये मस्कत हिल्स। तो मस्कत हिल्स में यहाँ पे एक क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, जो कि फ्री होल्ड हैं। और यहाँ पे एक मिक्स कम्युनिटी रहती है। यहाँ पे आपको अरब्स भी मिल जाएंगे, और
आपको यूरोपियंस भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको एशियंस भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे बड़े अच्छे स्कूल्स वगैरह भी हैं। फ्रेंच स्कूल भी है, एबीए स्कूल भी है, फिर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, हजारा। आप देख रहे हैं काफी हम्म। रिच एरिया है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये बेसिकली सीबीडी बनने वाला है, मतलब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है ओमान का, वो बनने वाला है। तो बहुत सारे हेडक्वार्टर्स भी इनके यहीं पर है। ओमान टेल भी यहीं पर मौजूद है, ये देख सकते हैं आप। फिर जो एग्जीबिशन सेंटर है ओमान का, वो ये रहा पीछे, यहाँ 5 स्टार होटल है यहाँ पे। और ये सामने बिल्कुल एयरपोर्ट है। तो इस एरिया के अंदर अगर आपको अपार्टमेंट चाहिए, तो ये अपार्टमेंट आपको तकरीबन पड़ेगा $152,000 का, जिसमें सारी कॉस्ट ऐड हुई हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अच्छा। इसमें मिनिस्ट्री का टैक्स भी ऐड हुआ हुआ है, फिर एजेंट फीस भी है, फिर जो ट्रांसफर चार्जेस हैं वो भी ऐड हुए हुए हैं। टोटल मिला के आपको 152,000 का पड़ेगा इस वक्त। और जो रियल कैलकुलेशंस हैं, ये वो प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे गई हुई है, उसकी कैलकुलेशंस हैं। ये तो उससे आप देख, 152,000 जो हैं वो कैनेडियन डॉलर्स हैं या नहीं यूएसडी? नहीं, ये यूएस डॉलर्स हैं। यूएसडी। ये यूएस डॉलर्स हैं, बिल्कुल। मैं ऐड कर देता हूँ, ये यूएस डॉलर्स हैं। और अब ये जो कैलकुलेशन हुई है, इसके हिसाब से 5.1% का इसका एवरेज रेंटल बनता है। तो ये नंबर्स जो हैं आपके आपके सामने हैं कि इस प्राइस पे आपको ये चीज मिलेगी। और ये वन बेड का अपार्टमेंट है, और तकरीबन 73 स्क्वायर मीटर का एरिया है, जिसको हम अगर स्क्वायर फीट में चेंज करें तो ये पड़ेगा कोई 785 का, तकरीबन 800 स्क्वायर फीट का जो वन बेड अपार्टमेंट। ये देखें आप स्पेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो बड़ा है काफ़ी, हाँ। हाँ हाँ हाँ, स्पेसेस कंपेयर के टू पॉइंट ऑफ व्यू दुबई, से दुबई जो में आप तो देखें। आपको मेरे ख्याल में वन बेड मिलता है कोई 5 साढ़े 5 100 स्क्वायर फुट का। जी जी जी, जैसे वो अभी लैंड सस्ती है वहां पे, तो आपको हम्म। वो एडवांटेज जो है इन चीजों का यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा, अगर अच्छा, आप ये कहें तो मैं 5% जो आरओआई है, नेट ये रेंटल, ये डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, तो ये एब्सोल्युटली, ग्रॉस है? ये देख सकते हैं अच्छा। आप रेंट हम्म। कितना आ रहा है, सर्विस चार्जेस कितने हैं बिल्डिंग के। फिर अच्छा, आपको जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ओमान में रेंटल पे टैक्स है 3% का, तो वो भी हम्म। इसमें से डिडक्ट हुआ हुआ है। उसके बाद फिर अगर एजेंट ने ढूंढी है वो प्रॉपर्टी आपके लिए, तो वो कुछ चार्ज करेगा, तो वो भी हुआ हुआ है। तो पहले साल का जो नेट रेंटल बनता है वो 4.8% है, और उसके बाद अगर ये एक्सटेंड होता जाए हर साल, तो तकरीबन हम्म। 5.1% के ऊपर है। और ये एक्चुअल फिगर्स हैं। ठीक मतलब है। कोई भी आपसे पूछे ना कि भाई इस वक्त क्या है कुछ है, तो लोग कहते हैं यार बड़ा बेकार सा रेंटल है वहां का उसका, और ये हम्म। नहीं। लेकिन जब आप कैलकुलेशंस करते हैं तो फिर रियल पिक्चर निकल कर आती है। तो इस वक्त ये वाला रेंटल है, और इस वक्त मिनिमम प्राइस प्रॉपर्टी है जो कि फ्री होल्ड है, और फॉरनर्स के लिए के लिए अवेलेबल है ये। ठीक है। अब जैसे अगर अच्छा, आप थोड़ा जी एक पूछें। क्वेश्चन मैं आपसे ये करूँगा कि हम्म, ये सिर्फ उस ये जो फिगर आई है 5.1% की, ये वो है जब आप लॉन्ग टर्म लीज़ के लिए इसको देते हैं। लेकिन ऐसे अगर ही है कोई एयरबीएनबी करना चाहे, तो उसमें आपके पास फिगर्स हैं कि कितना आरओआई बढ़ सकता है? यार। दरअसल एयरबीएनबी जो है ना, वहां पे लोगों को अभी उन्होंने पर्सनली अलाउ किया है। अच्छा, आप कमर्शियल नहीं एयरबीएनबी कर पहले हुँ, बंद था, ओमान में पहले अलाउ नहीं था, लेकिन फिर रिसेंटली आई थिंक एक साल 2 साल पहले ही इन्होंने अलाउ किया है कि आप इंडिविजुअली कर सकते हैं एयरबीएनबी। वहां पे कोई कंपनीज वगैरह अभी स्टैब्लिश नहीं हुई हैं जो कि हुँ, ये एयरबीएनबी कर रही हैं। तो एयरबीएनबी का बिजनेस अगर आप आज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, तो इस वक्त वहां पे कोई वो एयरबीएनबी रेडी का नहीं है। खास बिजनेस नहीं है। हुँ, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले 4-5 सालों के अंदर जो है वो बिजनेस ग्रो कर जाएगा, क्योंकि ये टूरिज्म पे भी बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, खासकर नेचुरल टूरिज्म के ऊपर। हुँ, माउंटेन्स हैं, बीचेस हैं, डेजर्ट्स हैं, तो उस पे ये काफी वो कर रहे हैं। लेकिन करंटली आपको एयरबीएनबी पे वो चीज अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जो अपॉर्चुनिटी दुबई पे खड़ी हुई है। हाँ, दुबई हम उस में पे भी खड़ी हुई आएँगे जो मैंने आपसे अर्लियर क्वेश्चन किया था। है। जी जी अच्छा, जी, ये बिल्कुल। बताइए कि अब अगर इन्वेस्टर जो है वो ऑफशोर है, तो उसको हम्म। कोई मैनेजमेंट कंपनी चाहिए ना जो इस प्रॉपर्टी को मैनेज करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अगर वियर एंड टियर का मामला है, कोई प्लम्बिंग का इश्यू है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू है, तो ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि आपकी प्रॉपर्टी रिमोटली मैनेज करती हों? बिल्कुल, वहाँ पे कंपनीज हैं, और वहाँ पे सिलसिला ये होता है कि जब आप ये प्रॉपर्टी टेक ओवर करेंगे, तो आप इसकी इंस्पेक्शन करवाएंगे हुँ, एक प्रोफेशनल कंपनी से। और वो ठीक है। कंपनी आपको इंस्पेक्शन करने के बाद आपको एक रिपोर्ट देगी कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर ये इश्यूज हैं। तो हुँ, डे वन से जब आप स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपने वैसे ही रिस्क को मिटिगेट कर दिया है कि आपको ठीक है। एग्जैक्टली पता चल गया इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उस हाँ, प्रॉब्लम से आपको एडवांटेज ये होगा कि आप निगोशिएट कर सकते हैं बायर से प्राइस के ऊपर, नंबर वन। नंबर टू, अब आपको पता चल गया कि यार ये चीजें, मैं प्रॉपर्टी चेक करा चुका हूँ, 1 साल तक प्रॉपर्टी में कुछ नहीं होगा, 2 साल हुँ, तक कुछ नहीं होगा। अब जो भी कुछ होगा वो इमरजेंसी होगी, हाँ, जो भी कुछ हो इमरजेंसी होगी। उसमें दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक ऑप्शन अवेलेबल ये, तो एक तो ये मस्कत हिल्स जो की जो का जो मास्टर डेवलपर है,
इस पूरे एरिया का मास्टर डेवलपर जो है वो मैनेज भी करता है प्रॉपर्टीज को। तो वो आपसे ये भी आपको ये भी ऑफर करता है कि भाई हम आपको वन ऑफ कर देते हैं, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप हमें कॉल कीजिए, हम इसको असिस्ट कर देंगे वन ऑफ के ऊपर और आपसे चार्ज कर लेंगे, हम्म। राइट। अगर आपको उसकी मेंटेनेंस चाहिए तो फिर आपको एक रिटेनर पे करना पड़ेगा उसका प्राइस का, जो सर्टेन परसेंटेज होती हाँ, है जो कि आप पे करते हैं। वो डेवलपर को ही करना पड़ेगा। वो आप उनको, क्योंकि वो जो मास्टर डेवलपर है उनकी एक एक उनकी टीम है अपनी पूरी। एक हम्म। टीम है पूरी, ठीक है। मैनेजमेंट टीम है, सर्विस टीम है जो कि उसको मैनेज करती है। तो वो ठीक है। आपको वैसे वैसे तो ये कह रहे थे कि जी ये नई प्रॉपर्टीज हैं, नई प्रॉपर्टीज में कोई रेगुलर हर महीने जाके उनको देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं है उस चीज की। और एक दफा आपने अगर उसको अच्छा इंस्पेक्ट करा दिया है और वो हम्म। इश्यूज आपने इनिशियली रिजॉल्व कर दिए, तो सिर्फ चीज जो बचती है वेयर एंड टेयर की, वो बचती है इमरजेंसीज। हाँ। प्लम्बिंग इशू खड़ा या हो गया, वो चीज टूट गई, बिल्कुल। तो मेरा वो मकसद ये वाला। था कि जैसे मैंने भी यूके में रिमोटली प्रॉपर्टीज़ मैनेज की है ना, तो हम्म, उसके लिए फिर मुझे ये करना ही पड़ता था कि वहाँ की जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी होती है, उसको मैं हायर करता था। वो मुझसे रेंट का ऑलमोस्ट 8 टू 10% चार्ज करते थे पर मंथ। हम्म, लेकिन फिर वो उनका उनका काम ये था कि वो कॉल रिसीव करते थे टेनेंट की, कि भाई हम्म, टेनेंट को कुछ भी इश्यू है, टेनेंट उन्हें ने कॉल उनको करेगा। कॉल करना है, ठीक है? वो हम्म, कॉल रिसीव करते हैं, वो जो भी प्रॉब्लम है वो रजिस्टर करते हैं और फिर उनके पास टीम होती है प्लम्बर्स की, इलेक्ट्रिशियंस की या जो भी है, फिर वो हम्म, डिस्पैच करते हैं। हम्म, और फिर जो भी ऑफ कोर्स उसका रिपेयर का खर्चा होता है वो अलग होता है, लेकिन 8 टू 10% सिर्फ़ उनका कॉल रिसीव करने का फ़ी थी, कि भई हाँ, हम टेनेंट को जस्ट सर्व करेंगे, टेनेंट को कोई भी इश्यू होगा, हम कॉल रिसीव करेंगे, हम ईमेल रिसीव करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम जो है वो इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर डिस्पैच करेंगे। तो वो बेसिकली एक तरह की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ़ी चार्ज करते थे। हम्म, और वो ज़रूरी होता था क्योंकि अगर आप वहाँ मौजूद नहीं हैं, तो आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए जो रिलायबल हो, प्रोफ़ेशनल हो, और उन हम्म, चीज़ों को मैनेज कर सके। तो हम्म। उस हवाले से मैं पूछ रहा था कि क्या ओमान में भी इस तरह का कोई ऑप्शन है कि आप किसी को हवाले कर दें, बोले भई आपने ये प्रॉपर्टी मैनेज करनी है और मैं आपको हर महीने अपने रेंट का लेट्स से 10% 8% जो भी है पे करूँगा। देखिए 80% केसेस में जो डेवलपर्स हैं हुँ। वो खुद ही ऑफर कर रहे हैं आपको ये काम, अच्छा। ज्यादातर केसेस के अंदर, हुँ, क्योंकि ज्यादा केसेस हैं नहीं ना ओमान में। ओमान में टोटल आईटीसी प्रोजेक्ट्स अगर मैं टोटल कह दूं तो हुँ, 20 होंगे पूरे पूरे ओमान के अंदर, जिनमें से 12-14 यहाँ मस्कत के अंदर हैं, बाकी एक एक दो दो तीन तीन जो है इधर उधर सलाला में है, दुकुम में है, सुहार के अंदर है, और सही एक है। और भी प्रोजेक्ट है वो नया बन रहा है। तो चले 21-22 प्रोजेक्ट्स हैं टोटल हुँ, आईटीसी। तो उसके अंदर क्योंकि ये चीज को पुरानी है, मतलब ये आईटीसी प्रोजेक्ट्स कुछ तो नए हैं डेफिनेटली, लेकिन कुछ पुराने भी हैं। तो मोस्टली जो है ये डेवलपर्स जो हैं उसको एड्रेस कर देते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी प्रॉपर्टी की एज क्या है। अगर प्रॉपर्टी की एज ब्रांड न्यू प्रॉपर्टीज है, तो ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी 2 से 3 साल आपको वैसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि 1 साल तो डेवलपर की अपनी वारंटी होती है उसकी, कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम कवर करके देंगे। उसके बाद जो है वो बिल्कुल। अब जो फिर ये कि जो प्राइस आप पे कर रहे हैं, ये पीस ऑफ माइंड की पे कर रहे हैं आप, कि यार मुझे कॉल नहीं है, मुझे रात को कॉल नहीं आएगी, कॉल हुँ, उनके पास जाएगी। चार्ज तो उन्होंने करनी है, जो काम होगा जो करेंगे वो आपको बिल भेजेंगे कि भाई हमने ये करा दिया है, ये इसका इसका बिल है, तो वो उसका उसका चार्ज करें। अब ये दोनों जो एंगल्स हैं, ये दोनों के दोनों अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें वो डिपेंड करता है कि फिर आपको वो फिर आपके नेट रेंटल से निकलेगा। आप 10% आप कम कर लीजिए उसके अंदर से। हुँ, तो अगर आपका 5% 5.1% बन रहा है, तो फिर वो 4.5% हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि आप फिर वो कर रहे हैं। तो डिपेंड ये करते हैं ना, जितना क्या कहते हैं, जितना 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 शक्कर डालेंगे इतना मीठा होगा। हुँ, तो वो वाली सिचुएशन है। लेकिन ऑब्वियसली इन चीजों को आप दुबई से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दुबई में तो ब्लैंकेट कंपनीज मौजूद हैं जो कि हुँ, मैं समझता हूँ 70% जो प्रॉपर्टीज हैं, 70% वो बाहर के लोगों की हैं, वो प्रॉपर्टीज। तो हाँ, उनका तो बिजनेस सेल इसी के ऊपर आए कि हम फोन हम उठाएंगे। बिल्कुल। और फोन वहाँ हम तो उठाएंगे। आप मेरे ख़्याल में अगर आप एयरबीएनबी करते भी हैं, तो आप खुद नहीं कर सकते। हम्म, आपको उन कंपनीज़ को देना पड़ता है क्योंकि वो कंपनीज़ लाइसेंस होती हैं ऐसे शॉर्ट ही टर्म रेंटल के ऊपर। तो ऐसे ही। उन्हीं के ज़रिए आप मैनेज करते हैं, फिर वो सारी चीज़ें मैनेज करती हैं। उसकी जी जी प्रॉपर्टी जी की जी। मैनेज करना, उसको चेक इन करना, चेकआउट कराना, गेस्ट को, वो सब कुछ उनकी ज़िम्मेदारी होती है। हाँ, एयरबीएनबी तो आप मैनेज कर ही नहीं सकते, हुँ, क्योंकि वो तो है ना, सफाई वफाई ये वो सब कुछ, वो तो हाँ, कंटिन्यूसली इसकी मैनेजमेंट चल रही है, जिसका वो चार्ज भी सब्सटेंशियल करते हैं। हुँ, 20%, 25%, 30%,
18%, तो उनका चार्ज भी ज्यादा होता है। लेकिन ये कि वो उनको काम भी उतने उतने ही करना पड़ता है, उसकी लिस्टिंग करनी, और ऑब्वियसली फिर जब वो आपको 12-13% बना के दे रहे हैं या उससे भी ज्यादा बना के दे, तो अपना पोर्शन भी रखते हैं वो। तो ये है सिचुएशन इस वक्त उसकी क्या कहते हैं कि रेडी टू मूव, आप तकरीबन $1.5 तक का आपको रेडी टू मूव मिल जाएगा, जो कि आपको कल से ही जो है वो आरओआई जनरेट करना शुरू कर देगा। क्योंकि कुछ जो ठीक है। प्रॉपर्टीज हैं वो खाली भी मिल जाएंगी आपको, और कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें टेनेंट ऑलरेडी होंगे भी। और ये अच्छी हुँ, मार्केट है इस वक्त, क्योंकि पिछले साल ही 17% गिरी है ये मार्केट। अपार्टमेंट्स की मार्केट रेडी टू मूव की 17% गिरी है। तो इस उसकी वक्त क्या वजह आपको है अगर गिरने की? बड़ा, हाँ, अच्छा सवाल है। देखें, जो ओमान के हालात खराब होने शुरू हुए थे ना, वो 2014-15 से स्टार्ट हुए थे खराब। ऑयल की वजह से? और हाँ, हुँ, क्योंकि वो जो पेट्रोल प्राइसेस थी वो प्लमेट की थी, तो वो इनको फिर लोन लेना पड़ा जाके। और फिर उस पीरियड के अंदर सुल्तान काबूस की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो जो लास्ट 10 ईयर्स थे उसमें से 5 साल वो मुल्क से बाहर रहे। तो ये जब इनको पैसों की जरूरत पड़ती थी तो ये फिर लोन ले ले लेते थे। तो वो क्योंकि लीडरशिप उस वक्त मौजूद नहीं थी, तो उसकी वजह से जो मार्केट थी वो नीचे जा रही थी। और फिर हो ये रहा था कि जब आपके पास कोई नए नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, तो क्या होता था कि वो जो 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 प्रॉपर्टी की प्राइसेस है वो इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई थी ना उस वक्त, जिन लोगों को हुँ, खरीदना था उनके लिए लिमिटेड सप्लाई थी। तो अब ये जो रिसेंटली चीजें गिरी हैं, ये बेसिकली मार्केट करेक्ट हुई है, और इसलिए करेक्ट हुई है कि फ्री होल्ड्स आ गई हैं। पहले तो आपके पास चॉइस ही नहीं थी कि अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो रेडी टू मूव ही लेनी पड़ेगी और हुँ, लिमिटेड लेनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं इस चीज को भी एड्रेस कर दूं जो आपने सवाल किया था कि मैं 35,000 रियाल की भी प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, और मैं 70,000 रियाल की भी प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, हैं दोनों के बिल्कुल। दोनों जो है वो या वन बेड ही हैं या कुछ वट एवर। वो डिफरेंस ये है कि जो 35,000 की प्रॉपर्टी है वो आपके लिए नहीं है, वो ओमानियों के लिए है। अच्छा, आप ओमान में हर जगह नहीं ले सकते वो फ्री प्रॉपर्टी। ज़ोन में नहीं है। हुँ, नहीं, आईटीसीज के अंदर, फ्री जोन्स के अंदर वो प्रॉपर्टीज नहीं है। तो बीइंग अ ओमानी, आप वो भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ओमानी नहीं हैं तो आप सिर्फ यही ले सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया। राइट, ये सबसे सबसे सस्ती तरीन प्रॉपर्टी है मस्कत के अंदर, वन बेड, जो आप खरीद सकते हैं आज। सही है। इसके अलावा, जी, तो इसका मतलब यही है कि आपके पास फिर चॉइसेस काफ़ी सिलेक्टेड होती हैं, या तो आप ऑफ प्लान की तरफ जाएँ। अच्छा, ऑफ प्लान भी ज़्यादातर फ्री ज़ोन में ही बन रहे हैं, या ऑफ प्लान जो हैं वो नॉन फ्री ज़ोन में भी बन रहे हैं? नॉन फ्री जोन में भी बन रहे हैं, लेकिन अच्छा, वो ओमानियों के लिए बन रहे हैं, वो वो आप हमारे खरीद नहीं सही है, सकते हैं। वो ठीक है। खरीद नहीं सकते, और उनकी प्राइस में तकरीबन 30 to 40% डिफरेंस है। हुँ। यानी जो चीज लाख की आपको दे रहे हैं, वो 60,000 की आपको अच्छा, इसका जो डिफरेंस है वो कौन ओमानियों को पॉकेट देंगे। करता है? वो डेवलपर पॉकेट करता है या गवर्नमेंट पॉकेट करती है उसको? गवर्नमेंट कंट्रोल करे। गवर्नमेंट करती है ना? हाँ। वो एक तरह से फी ले रहे हैं हाँ, इनडायरेक्टली। हाँ। वो देखिए, वो एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। हुँ, क्या कर रहे हैं कि वो बेसिकली, अब जैसे सुल्तान हितम की अगर हम बात करें, तो सुल्तान हितम में उन्होंने ये किया है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर ना लैंड देते हैं हर ओमानी को। ओमानी गवर्नमेंट हुँ, सब्सिडाइज्ड देती है। तो पहले यही होता था कि वो ओमानियों को देते देते जो एलिजिबल ओमानी होते थे उनको दे देते थे। अब ये हो रहा है कि उन्होंने कहा कि हम लैंड नहीं देंगे, अब हम कम्युनिटी बनाएंगे पूरी, हम बनाएंगे, राइट? जब हम बनाएंगे तो वो अच्छी कम्युनिटीज बनेंगी, और ऐसी कम्युनिटीज बनेंगी जो हम दुनिया को दिखाएंगे कि देखो हमने क्या बनाया, हुँ, राइट? एट द सेम टाइम जब वो कम्युनिटी बनेगी और वहां पे जिम होगा और रिटेल होगी और पार्क्स होंगे, और क्या मजा आएगा कम्युनिटी लिविंग के अंदर आएगा, तो हम इसको बाहर क्यों ना बेचें? तो फिर ये उसको इंटरनेशनली प्रमोट कर रहे हैं। जब इंटरनेशनली प्रमोट करते हैं तो लोग कहते हैं यार, ये तो हमें तो रेजिडेंसी चाहिए, हमें तो चीप इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हम क्यों ना ओमान में इन्वेस्ट करें इस वक्त, जब हम सस्ते में चीज को ले सकते हैं। तो ये डिफरेंस इस वजह से है यहाँ पे कि दो प्राइस इसलिए इसलिए मिलेंगे, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मैं किस एरिया में खरीद सकता हूँ और मैं किस एरिया में नहीं खरीद सकता। हाँ, बिल्कुल। तो ये मुझे अक्सर कन्फ्यूजन आता था, जब भी मैं देखता था ना पोर्टल पे जाके कि यार ये आता होगा ना। क्यों एक एक तरफ 35,000 का प्रॉपर्टी मिल रही है ओमानी रियल की, और वही प्रॉपर्टी एक तरफ जो है वो 75,000, 80,000, समटाइम्स ओवर 100,000 ओमानी रियल होती थी। तो मुझे समझ ऐसे नहीं आता कि यार इतना डिफरेंस क्यों है? हाँ, इस वजह से ही है। अब जैसे ठीक। मैं थोड़ा-सा वो एक अपना वो भी दिखा दूँ स्क्रीन। लास्ट टाइम भी हमने इसको मैंने दिखाया था आपको। जैसे ये है ना सारी, नज़र आ रहा है मेरा स्क्रीन आपको? हुँ, आ रहा है। हाँ, अब यहाँ-यहाँ प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं आप।
ये जो ब्लू बॉक्सेस बने हुए हैं, ये मैंने ब्लू बॉक्सेस बनाए हुए हैं, यहाँ ठीक पे है। प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप हर जगह यहाँ नहीं खरीद सकते प्रॉपर्टी। ये हुँ, यहाँ नहीं खरीद सकते प्रॉपर्टी, ये यहाँ नहीं राइट, कर सकते प्रॉपर्टी। ठीक तो है। इस वजह से अब जैसे इधर है दुकुम में, यहाँ प्रॉपर्टी ले सकते हैं यहाँ पे, जबकि प्रॉपर्टीज बहुत बनी हुई है यहाँ पे, ये थोड़ी कि हुँ, प्रॉपर्टीज नहीं बनी हुई। लेकिन उन्होंने उस चीज को एलोकेट किया हुआ है कि कहाँ आप ले सकते हैं और कहाँ नहीं ले सकते। तो ये थी इसकी कैलकुलेशंस हमारी इसकी। अब आ जाते हैं हम उसके ऊपर, रिस्क एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, मेरा स्क्रीन आपको नजर आ रहा है? जी। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा बाइफिकेशन वगैरह भी की हुई है। पहले तो इकोनॉमिक्स एंड मार्केट रिस्क है, जो कि बड़ा सबसे बड़ा रिस्क होता है वो ये कि ओमान की जो इकोनॉमी है वो करंटली हेविली डिपेंडेंट है ऑयल के ऊपर। तो जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो ओमान की इकोनॉमी बहुत ग्रो करेगी, और जब वो प्राइसेस जो है ऊपर नीचे जाएंगी तो ओमान की इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा। तो इसका जो जो पॉसिबिलिटी है या इम्पैक्ट जो है वो काफी हाई है, क्योंकि वो तो आपको पता है प्राइसेस जो है वो तो इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं उसकी वजह से वो अफेक्ट होती हैं। हुँ, अब इंटरनेशनल इवेंट आपको, यूक्रेन की वॉर हो गई, इसराइल जो है वो पे फलस्तीन पे चढ़ गया, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं सारे। तो ये एक बहुत बड़ा हाँ, रिस्क है जो कि आपके जहन में होना चाहिए जब आप जीसीसी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कि करंटली और खासकर चलें, मैं जीसीसी में दुबई को थोड़ा अलग कर देता हूँ, क्योंकि दुबई के तो दुबई प्रॉब्ली डिफरेंट है, हाँ, क्योंकि हाँ दुबई तो काफ़ी अपने आप बहुत ही को कम है, वन टू उसने परसेंट होगा। एक तरह से डाइवर्सिफ़ाई कर दिया ना अपनी इकॉनमी को। जी तो उसकी इकॉनमी इतना ज़्यादा ऑयल पे डिपेंड नहीं करती एज़ कम्पेयर टू लेट्स से ओमान। जी जी जी, तो बिल्कुल ओमान ऐसे की ही। अगर इकॉनमी लेट्स से 50% 40% जो है वो ऑयल डिपेंडेंट है, तो ऑफ हम्म, कोर्स कोई भी अगर शेकअप होता है ग्लोबल इकॉनमी के अंदर और इसका बिल्कुल। इम्पैक्ट ऑयल प्राइस पे आता है, तो ऑफ कोर्स उसका फिर इम्पैक्ट ओमान की जो डोमेस्टिक इकॉनमी है उसके ऊपर आएगा, और ऑफ कोर्स रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है। यस यस, बिल्कुल हुँ, जुड़ी हुई है। तो लोगों को ये ज़हन में होना चाहिए कि ऑयल का को वो फ़ॉलो करें कि ऑयल की प्राइसेज़ ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं। हाँ, ठीक है। दूसरा जो है वो है जो डाइवर्सिफ़िकेशन इस वक़्त हो रही है ना? जिसकी वज़ह से हम लोग ये सेशंस कर रहे हैं और हमारा फ़ोकस जीसीसी के ऊपर है। तो जो डाइवर्सिफ़िकेशन ओमान के अंदर हो रही है, उसमें अगर डिलेज़ आ जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। ओमान हेविली इन्वेस्ट कर रहा है टूरिज्म के अंदर, ओमान हेविली इन्वेस्ट कर रहा है रियल एस्टेट के अंदर, ओमान हेविली इन्वेस्ट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इन चीजों पे ठीक ठाक खुद भी इन्वेस्ट कर रहा है और बाहर से भी लोगों को बुला रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर इनमें कुछ कुछ ये स्लो डाउन होती है तो उसका इम्पैक्ट आएगा। जैसे कुछ कंट्रीज के अंदर हमने सुना, जैसे न्योम का जो प्रोजेक्ट था वो श्रिंक हुआ है। अब वो हुँ, श्रिंक हुआ है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी मार्केट के ऊपर। तो यहाँ पे भी ये है कि पॉसिबिलिटी डेफिनेटली हर जगह के ऊपर है कि जो भी प्रोजेक्ट्स, लेकिन इनका आई थिंक जो इनका अच्छा पॉइंट है वो पॉइंट ये कि इन्होंने कोई बहुत ही कोई ग्रैंड प्रोजेक्ट्स नहीं है इनके, 500 बिलियन डॉलर का कोई प्रोजेक्ट नहीं है इनका। इनके हुँ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स हैं। तो मान में ये भी चीज मुझे लगती है कि ये कोई बहुत ही ज्यादा पैसा नहीं खर्च करते बहुत सारी चीजों में। इनको आइडिया है कि भाई हमारा कितना पैसा है हमारे पास और हमने कैसे इसको मैनेज करना है। और इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अभी मैंने जिक्र किया था ना जो उन्होंने लोन लिया था आईएमएफ से। तो जो 2020 तक लोन टू जीडीपी रेशियो 70% था इनका, अब अच्छा। 33% पर आ गया। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ये भी आईएमएफ के चक्कर में फँसे हुए थे। जी जी, 2020 तक 70% तक पहुंच गया था। ये बताया ना, हुँ, जो लास्ट 10 ईयर्स थे ना ओमान के, 2010 से लेकर 2020 तक कोई अच्छे साल नहीं थे इनके ये। हुँ, और उसी वजह से, और ये अच्छी बात भी है वैसे यासीन, अगर मतलब अच्छी बात उस वक्त के हिसाब से तो नहीं है, इन्वेस्टर के लिए, हाँ। हाँ फ्यूचर के लिए इतनी अच्छी बात है कि हालात जब खराब हुए तो फिर ये जो सारी डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटीज और ये सब चीजें चल रही हैं, ये क्यों चल रही हैं? हुँ, क्योंकि जरूरत पड़ गई ना। अगर जरूरत नहीं पड़ती तो वो आपको क्यों बुलाते इन्वेस्टमेंट के लिए? नहीं बुलाते, वो कहते हमें तो हुँ, जरूरत ही नहीं है, जो पहले नहीं थी हमको। तो उस बिल्कुल। पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो तो पॉजिटिव हुआ है कि लोग अब जा रहे हैं वहां पे और इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट पहले नहीं था। तो एक तो ये जरा ध्यान में रखना है आपने कि आप जरा देखते रहें कि ओमान के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी आप फॉलो करें कि यहाँ पे ये क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसका भी इम्पैक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। हुँ, ठीक है, उसके बाद बेसिकली ये जी, आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि ये जो एक्सपेंशन हो भी रही है, ये कंट्रोल्ड एक्सपेंशन है इस वक़्त। इस लेकिन वक्त तक तो ये नजर हाँ, आ रही है। लेकिन ये बढ़ भी सकती है, अगर बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स जो अगर ओवर सप्लाई की सिचुएशन होती है, तो उसका प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जी अगर बिल्कुल लेट्स से बिल्कुल अगर बिल्कुल अभी वो बिल्कुल। 10,000 यूनिट्स उन्होंने प्लान किया हुआ है और अगर 5 साल में वो 10,000 यूनिट्स जो हैं बढ़ के 20,000 हो जाते हैं, तो ऑफ हम्म, कोर्स प्राइस इम्पैक्ट होगी।
क्योंकि जब वही वाली बात है ना, जो इकोनॉमिक्स की बात है कि डिमांड एंड हाँ, सप्लाई अगर साथ-साथ चलती रहेगी, तो इकोनॉमी पे कोई मसला नहीं आएगा, बिल्कुल। ठीक? साथ में ये आपकी हाँ, इकोनॉमी भी बेहतर हो रही है। लेकिन डिमांड सप्लाई ना आगे पीछे हुआ किसी का, तब तब हुँ। इश्यू है। तो ये बड़ा दोनों तरफ। डेलिकेट एक वो है, टॉपिक है, क्योंकि एक एवरेज इन्वेस्टर तो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा ना। उसको तो नहीं पता कि इतनी माइक्रो लेवल पे उम्र में क्या चेंजेज़ हो रही हैं। हाँ। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए फिर आप क्या कहेंगे कि उनको क्या सोचना चाहिए? अगर वो उन्होंने डिसीज़न करना है, तो किस तरह से इन चीज़ों को लेके डिसीज़न करें वो? यार यासीन, हम लोग ये जो सेशंस कर रहे हैं, हमारे लोगों का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि लोगों को एजुकेट करना, कि हुँ, और उनको ये अंदाजा कराना कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपके जो भी ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट के, तो उसका एक सर्टेन एक चेकलिस्ट है, एक सर्टेन क्राइटेरिया है। उसको कोई स्किप नहीं कर सकता, उसको कोई छोड़ नहीं सकता। यानी हुँ, जैसे आप कह रहे हैं मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है और रिस्क की मुझसे बात मत करो, ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क एसोसिएटेड है। किसी के साथ कम है, किसी के साथ ज़्यादा है। लेकिन ये कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिलेगी जिसमें जो है वो रिस्क ना हो। रिस्क तो हर चीज़ के अंदर है। बट कुछ 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 लोगों के लिए कुछ रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और कुछ लोगों के लिए वही रिस्क बहुत लो होते हैं। तो हुँ, आपको एजुकेशन का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है कि आप और इसीलिए हम ये सारा पेंडोरा बॉक्स खोल के बैठ गए हैं सबके सामने कि भई ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है और आपकी इन्वेस्टमेंट को जो है वो करती हैं। और ईमान के चैलेंजेस अब थोड़े इंक्रीज़ ये भी हो जाते हैं कि तो पहले तो लोगों को ओमानी का नहीं पता, नंबर 1, कि यार ये है कौन? ये करते क्या हैं? तो उसके लिए भी हमें उनको एजुकेट करना है कि भई ओमान है क्या? उसके इश्यूज़ क्या हैं? उसके लोग कैसे हैं? उसकी इकोनॉमी कैसी चल रही है? सब चीज़ों का एजुकेट, और उसके बाद फिर हम इंडिविजुअल डेवलपर्स के पास जाएँ और फिर एरियाज़ एनालाइज़ करें और फिर वो सब चीज़ें करें। उसको आप अ, यू नो आपका तुक्का लग सकता है कि किसी ने कहा हाँ। बैठे-बैठे यार चाय की टेबल पे, यानी किसी से मुलाकात हुई, हमने कहा यार वहाँ बहुत अच्छा किया, मैंने किया, तुम भी कर लो। चलो तुक्का तो लग जाएगा, लेकिन अगर वो तुक्का नहीं लगा तो क्या होगा? हाँ, ऐसा असल में लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि भाई अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी भी है, तो मेक इट लाइक अ 5 टू 10 इयर्स होराइज़न, और आप क्विक में फ्लिप करने का ना सोचें, क्योंकि ये दुबई नहीं है हुँ, कि आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं 2 साल में इसकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ जाएँ और मैं फ्लिप करके निकल जाऊँ। तो मेरे ख़्याल में राइट। वो सोच इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। अगर आपने ओमान जैसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इसको एज़ अ प्लान बी के तौर पे रखें कि भई अगर मुझे वेस्ट से निकलना है, अमेरिका हुँ, से, यूएस से, कनाडा से, यूके से, और मेरे पास एक ऑप्शन बी होना चाहिए पाकिस्तान के अलावा, क्योंकि हम हुँ। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा पाकिस्तान से जुड़ा रहता है, चाहे हम जितना तो भी अर्सा रहेगा रह लें। ज़िंदगी सही है। भर। अब लेकिन आप पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि आप वहाँ जाके रह नहीं सकते लॉन्ग टर्म के लिए। तो सही आपके कह रहे पास हैं। एक ऑप्शन बी ऐसा होना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ हुँ, कि यार मेरे पास एक ऑप्शन बी हो जहाँ जाके मैं रिलैक्स करूँ, अपना टाइम गुज़ारूँ, और एक थोड़ा-सा एक अपना देसी माहौल भी हो, इस्लामिक माहौल भी हो, सारी चीज़ें भी हों। हुँ, तो आप इसको ये लेके चलें कि हुँ, भई ये आपको एक ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आपका एक अपना घर होगा, उसमें हुँ, आपकी रेज़िडेंसी शामिल होगी, आपको कोई हुँ, रोक-टोक नहीं होगी आने-जाने पे। आप वहाँ हुँ, जाके काम भी कर सकते हैं, बिज़नेस भी कर सकते हैं, हुँ, और एज़ अ रिटायरमेंट लाइफ़ गुज़ार सकते हैं। हुँ, तो ये सोच हुँ, के चलें और 5 से 10 साल का होराइज़न रखें, हुँ, तो होपफुली इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ। अगर आप ये सोच के चलें यार मैंने 2 साल में इससे एग्ज़िट करना है, तो देन मेरे ख़्याल में वो स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हुँ, ये जो है ना, कि अगर आप इस होराइज़न से चल रहे हैं, तो फिर आप किसी और मार्केट को देखिए। हुँ, अगर शॉर्ट टर्म में करना है, मुझे कैपिटल गेन चाहिए, और आप सीज़न इन्वेस्टर हैं और आप ये बेसिकली वही है, प्लान बी इन्वेस्टमेंट है आपकी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्लान बी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि ये आपके बाकी मकासद भी तो पूरे कर रही है ना। यानी मुझे रिटायर वहाँ होना है, मैं वहाँ पे थोड़ी पीसफुल लाइफ़ गुज़ार लूँ, वहाँ की जगह मुझे बड़ी पसंद है, ये सब कुछ। ये आप उसकी भी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं ना, हुँ, राइट? वो इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और साथ में क्या हो रहा है, आप एक ऐसे पीरियड में एंटर हो रहे हैं कि जब वो मार्केट ग्रो कर रही है। मार्केट की पीछे खबरें अच्छी नहीं थी पिछले 5-10 सालों के अंदर। अब मार्केट के अंदर अच्छी खबरें आनी शुरू हो रही हैं आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता। तो आप एक ऐसे वक़्त में एंटर हो रहे हैं। तो इसको अगर हम कंपेयर करें ऐसी मार्केट्स के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई की हम बात करें, तो कोई कंपैरिज़न नहीं है। हुँ, जो रिटर्न्स आपको दुबई में मिल सकते हैं, कैपिटल भी और आरओआई भी, उसका कोई कंपैरिज़न ओमान के साथ नहीं है। तो उसको सिर्फ़ पैसों के बेसिस पे आप नहीं देख सकते कि जी मुझे डबल करने हैं, मुझे इंक्रीज़ करने हैं, तो मैं ओमान को देखूँ या उसको देखूँ। नहीं, नहीं, नहीं। इसका जजमेंट क्राइटेरिया डिफरेंट है ओमान का, और उसका हुँ, जजमेंट क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। और जो लोग वाक़ई, जिन लोगों से मेरी बात हो रही है, ख़ासकर दुबई के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो तो बाहर निकलना चाहते ही नहीं हैं। वो कहते हैं यार जो यहाँ का रिटर्न्स है मेरे, या यहाँ की जो वो है, उसका तो कोई दूर-दूर तक कोई
इस वक्त कंपटीशन में नहीं है कोई। हम्म। तो ओमान आया तो है, लेकिन वो ओमान ओमान की पैकेजिंग डिफरेंट है। ओमान की को डिफरेंट एंगल से आपने 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 देखना है। लेकिन इसमें रोना नहीं है कि मेरे रिटर्न्स यहाँ कम है, दुबई में ज्यादा होते, और बाकी सारी चीजें जो है मेरी यहाँ बहुत अच्छी हैं, वो दुबई में नहीं मिल सकती मुझे। हाँ, फिर प्राइस तो का भी तो डिफरेंस है ना। जी 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 अगर जी, आप बहुत बहुत यही डिफरेंस। चीज़ आप दुबई में लेने जाएंगे तो आपको डबल प्राइस में मिलेगी। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे कैपिटल, ही। आपका कैपिटल भी तो ज़्यादा लगेगा, आपका रिस्क भी तो ज़्यादा है इसके अंदर। तो ये चीज़ें भी हैं, जहाँ जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड है। बिल्कुल 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 वही है, रिस्क के साथ तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। हम्म। अच्छा, आप थोड़ा सा आगे आ जाते हैं इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। अच्छा, हम एक अब ऐसे पीरियड में एंटर हो गए कि इंटरेस्ट रेट ओवरऑल वैसे ही थोड़े डाउन हो रहे हैं। अभी नहीं पता कि वो कितना डाउन और होते हैं, डिपेंडिंग यू नो वर्ल्ड की सिचुएशन आने वाले वक्त में क्या होती है। लेकिन इंटरेस्ट रेट जो थे वो पहले कम थे, फिर बढ़ गए, और अब थोड़े से कम हो रहे हैं। दूसरा ये कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा वो है एंगल देखने का। और मैंने थोड़ा सा इन्फ्लेशन के ऊपर देखा था, तो इन लोगों का जो इन्फ्लेशन है वो मैक्सिमम गया है 1.5 तक, अच्छा, 1.1, इस भी 1.5, 1.94, राइट। अच्छा, अगर मैं कंपेयर करूं बाकी जगहों से, तो ये देखें, वही मैं कह रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं 1.2 तो। ये देखें इन्होंने, हम्म। अगर दूसरी वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कंपेयर किया जाए, तो ये वाला है। तो इन्होंने काफी जबरदस्त तरीके से इसको कर्टेल किया हुआ है, उसको बड़ा सीरियसली लिया हुआ है इन्होंने अपने हाँ। इन्फ्लेशन को, विच इज अ वेरी गुड थिंग। जी जी। इसमें मैं ऐड करूँगा कि इन्फ्लेशन का ताल्लुक जो है ना आपकी करेंसी से होता है। हम्म और वेस्ट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि वो डेट बेस्ड इकोनॉमीज़ हैं, और डेट बेस्ड इकोनॉमीज़ चलती हैं क्रेडिट के ऊपर हैं। और जितना ज़्यादा क्रेडिट आप इश्यू करते हैं उतनी ज़्यादा करेंसी आपकी जो है ना डिवैल्यू होती है। तो यही डिवेल्यू। वजह है कि किसी भी वेस्टर्न कंट्री में आप जाएंगे तो आपको इन्फ्लेशन जो है वो हाई ही नज़र आएगी, ओवर 2% तो नज़र आएगी आएगी। हम्म लेकिन जितने भी ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे कि ओमान, जिसका जो जो इकॉनमी का जो इकॉनमी चलती है वो क्रेडिट पे नहीं चलती, यानी कि हम्म आप क्रेडिट कार्ड इतना कॉमनली यूज़ नहीं करते होंगे ओमान में जितना कि आप नहीं यूके में यूएस में नहीं करते नहीं हैं। नहीं ना। तो उसकी वजह से क्रेडिट एक्सपेंशन नहीं होती ज़्यादा, हम्म और हम्म क्रेडिट क्रेडिट एक्सपेंशन नहीं होती तो ऑफ कोर्स करेंसी उस तरह से डिवैल्यू नहीं होती। हम्म तो इसीलिए मेरा मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब भी ओमान में 1.2% इन्फ्लेशन है, जबकि तमाम कंट्रीज़ उठा के देखते हैं आप वेस्ट के, वो हम्म ओवर 3% इन्फ्लेशन चल रही है। हाँ नहीं, वहाँ इन्होंने भी, इनका यूएई का भी है, लेकिन यूएई का थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि वहाँ थोड़ा ज्यादा वो वाली डेट वाली हुँ, इकोनॉमी है, और आपको पता है फॉरेनर्स वहाँ ज्यादा है। ओमान में तो अभी जैसे आप हैं, अगर आप चाहें कि मैं कोई रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ले लूं और 50% मैं पे करूं, 50% मुझे लोन मिल जाए, तो ओमान में भी वो फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। हुँ, दुबई में है, ये दुबई में कर हाँ। सकते हैं 50% के ऊपर, और मेरे ख्याल में ओमान का भी ऐसा ही है ना, जैसे दुबई में, कि उनकी जो करेंसी है वो यूएस डॉलर के साथ हार्ड पेग ऐसे ही है, है बिल्कुल ना? ऐसे ही यानी कि वो है, बिल्कुल फ्लक्चुएट ऐसे नहीं करती, वो एक फिक्स रेट के ऊपर तय हुई हुई है। और थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है ना। नंबर वन हाँ, कोइतीज हैं, नंबर टू बहरीनीज हैं, और नंबर थ्री जो है वो ओमानीज हैं। तो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हाँ। करेंसी है इनकी, इज वेरी स्टेबल तो इसमें करेंसी। एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि अगर आप ओमान में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इट्स लाइक यू आर इन्वेस्टिंग इन यूएसडी। खास तौर पे इट्स लाइक यू इन्वेस्टिंग इन यूएसए। एग्जैक्टली मेरा कहने का पॉइंट 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 ये है कि हाँ। अगर मैं कनाडा से आ रहा हूँ, या मैं यूके से आ हम्म, रहा हूँ, या मैं ऑस्ट्रेलिया से आ रहा हूँ, तो मेरी करेंसी जो है वो अगेंस्ट यूएसडी जो है वो फ्लक्चुएट करती रहेगी, और हो सकता है गिर भी जाए, क्योंकि कनाडा की हाँ, करेंसी काफ़ी गिरी है यूएसडी के अगेंस्ट ना। हाँ, 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 तो हाँ, जब मैं उस एंगल से देखता हूँ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन, तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं दुबई में इन्वेस्टमेंट करूँ या ओमान में करूँ, तो मेरी जो करेंसी प्रोटेक्शन है वो हो रही है, वो हो रही है, क्योंकि बिल्कुल सही। मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उस करेंसी में जो कि यूएस डॉलर के साथ हार्ड पैक्ड है। हम्म तो हम्म अगर मेरी अपनी लोकल करेंसी गिरती भी है तो एटलीस्ट जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो यूएस डॉलर टर्म्स के अंदर प्रोटेक्टेड है। दैट्स अ वेरी बिग ये पॉइंट। बड़ा इंपॉर्टेंट हाँ, पॉइंट है यार, यासीन। बिल्कुल। लोग लोग इसको प्रॉब्लम से उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख नहीं रहे। मैं ये सोच भी रहा था कि लोगों से मैं कहूँ कि मैं कैलकुलेशंस जो है ना अब आपकी यूएस डॉलर में करूंगा। हुँ, मैं ओएमआर में दिखाऊंगा ही नहीं, मैं कहूंगा आपकी तो इन्वेस्टमेंट ही यूएस डॉलर में हो रही है, हर चीज यूएस डॉलर में है, तो आप तो यूएस डॉलर देखिए। आप क्यों देखते हैं कि ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में हो रही है या कैनेडियन डॉलर्स में हो रही है, किस में हो रही है, क्यों देख रहे हैं आप बिल्कुल। उसको? आप तो उसी हिसाब से देखिए। ठीक है, आपको पैसे थोड़े ज्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन वो रहेगा भी तो अपनी जगह के ऊपर ना। हुँ, तो ये अच्छा पॉइंट है, और ये लोगों को नोट करना चाहिए कि ये जो करेंसी की वैल्यू को आप कैसे बचा सकते हैं। बिल्कुल, यानी पाक रुपीज अगर है आपके पास, तो आप तो कुछ नहीं कर सकते। अगर हजार बिल्कुल। रुपए का पाक रुपीज है, की वैल्यू उसकी थी पहले 1000 रुपए की, तो अब वो कोई 330 रुपए के बराबर हो गई है। तो हाँ, तो उस उस हिसाब वाले से से पाकिस्तान और इंडिया के नेशनल के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि हम्म वो अपने जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट है वो उसको डॉलर टर्म्स में लॉक कर सकते हैं। ठीक है ना? वेरी क्योंकि इंपॉर्टेंट, वेरी पाकिस्तानी करेंसी तो इंपॉर्टेंट।
ग्रेजुअली गिरती ही चली जा रही है। यानी हम 50 साल का डाटा उठा के देख लें तो वो गिरती ही जा रही है। और यही खैर इंडियन रुपी का इतना बुरा हाल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो भी अगेंस्ट यूएसडी जो है वो अंडर परफॉर्म कर रही है। तो अगर आप इंडिया से हैं या श्रीलंका से हैं या बांग्लादेश से हैं या पाकिस्तान से, तो आप एक आपका जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो आपकी वीक करेंसी है। वीक तो आपके करेंसी। लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप उस हवाले से अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉक कर सकते हैं इन यूएसडी टर्म्स। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है, ये करेंसी का, क्योंकि आपने अपना एसेट सेव करना है ना। बिल्कुल। एसेट, करेंसी एक एसेट है आपका, उस पे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो जो वैल्यू कनेक्टेड है वो करेंसी के साथ है। कल बेचेंगे तो क्या मिलेगी? करेंसी मिलेगी आपको। अब हुँ। वो करेंसी की अगर वैल्यू गिर गई है तो फिर आपको फायदा क्या हुआ आपकी उस इन्वेस्टमेंट का? तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट, और ये अच्छी बात है। देखिए हम लोग ये क्या 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 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। हुँ। यानी सिर्फ ये नहीं बात करेंगे ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए नहीं चाहिए, इसका आरओआई क्या होगा, बल्कि उसको हर एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हर तरफ से उसको सेफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या ग्रोथ ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हिच इज वेरी वेरी नाइस। अच्छा, अब अगला जो है वो है फॉरेन ओनरशिप रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है। अच्छा, वो ये कि जैसे आप अभी वही उसी बात से कनेक्ट हो रहा है कि जब आप एनालाइज करते हो तो आप कहते हैं यार ये तो सस्ती सस्ती प्रॉपर्टीज हैं और ये कुछ महंगी महंगी भी हैं। अच्छा, अब दुबई में एग्जैक्टली यही सिचुएशन है, लेकिन बात ये है कि दुबई में क्योंकि सारी ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है वो लोग खरीद सकते हैं, मतलब फ्री होल्ड इतना बड़ा है वहां का कि खरीद सकते हैं, तो आप जब सर्च करने जाते हैं तो आपको सिर्फ फ्री होल्ड ही नजर आती है प्रॉपर्टीज। हुँ। तो आप कहते हैं एक ही तरह की प्राइस है। ओमान में भी वो सिचुएशन है नहीं, लेकिन ओमान में अब हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर नए नए आईटीसी प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे। मींस जो लैंड ओमानीज के लिए डेडिकेट हुई हुई थी वो लैंड फिर अब कन्वर्ट हो जाएंगी आईटीसी के अंदर। तो आने वाले 4-5 सालों के अंदर आप ग्रोथ देखेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त मार्केट बहुत छोटी है, बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज है जो कि होने जा रही है। अच्छा, दूसरा ये कि रियल एस्टेट लॉज चेंज हो रहे हैं, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुल्तान हेतम ने पिछले 5 सालों के अंदर 470 लॉज चेंज किए। 470। अच्छा, अभी मैंने उन लॉज को स्पेसिफिकली देखा नहीं है, और मुझे देखना चाहिए उसको कि कौन कौन से लॉज हैं जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने ऐड किए। क्योंकि एक तो रिसेंटली एक न्यूज आई हुई थी, हुँ। शेयर भी की थी, कि उन्होंने कोर्ट्स डेवलप कर दिए, जो कि डेडिकेटेड कोर्ट्स हैं, जो कि इन्वेस्टर को एड्रेस करेंगे। मतलब जो बिजनेस रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको वो स्पेशलाइज कोर्ट्स देखेंगे। पहले तो ये था हाँ। ना कि है कोर्ट, वो जाइए आप, और वो जो लोग बैठे हुए हैं उनको पता ही नहीं है कि बिजनेस हुँ। क्या है, रेट क्या है। वो तो हर तरह के केसेस डील कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने डेडिकेटेड कोर्ट्स बना दिए, जो कि बहुत ही अच्छा ये अ, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि यार अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो व्हाट इफ डेवलपर गोज़ बस्ट? यानी कि अगर हम्म, डेवलपर बीच में अपना काम रोक देता है या उसके हम्म, अपने फाइनेंशियल्स खराब हो जाते हैं और कहता है कि नहीं यार ये तो प्रोजेक्ट मेरे लिए वायबल ही नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू। हम्म, तो उस केस में फिर इन्वेस्टर के लिए क्या प्रोटेक्शन है? क्या उसको हम्म, उसका जो डिपॉज़िट वापस मिलेगा? मिलेगा तो क्या उसको उसकी कंपनसेशन मिलेगी, उसको कि नहीं मिलेगी? तो ये हम्म, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ताकि इन्वेस्टर जो है वो कॉन्फिडेंट फ़ील करे ना मार्केट में हम्म, एंटर होने के लिए। बिल्कुल। ये अब एक सेशन इस पे भी हम आगे करेंगे, मैं थोड़ी रिसर्च कंप्लीट हो जाए कि स्पेसिफिकली इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की क्या क्या चीजें, क्या क्या इनिशिएटिव इस वक्त ओमान के हुँ। अंदर इन प्लेस हैं, और क्या क्या हमें लग रहा है कि आएंगे। क्योंकि इसको एनालाइज करना अब मुश्किल हमारे लिए इसलिए भी नहीं है क्योंकि दुबई पिछले 20 साल में सब कुछ कर चुका है ना। हाँ। तो हमारे पास एक बैरोमीटर तो वैसे ही मौजूद है, हम उसको रखेंगे साथ में और कंपेयर कर देंगे भाई दुबई में ये है, यहाँ है या नहीं, दुबई में ये है या है या नहीं। उससे आइडिया हो जाएगा कि ये जो मार्केट है इस वक्त वो कितनी हद तक मिच्योर हो गई है दुबई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी कितनी आगे मिच्योर होगी। क्योंकि ये टाइम के साथ साथ आगे मिच्योर होगी। ठीक है, तो ये बड़ा हाँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वो जो रियल एस्टेट के लॉज हैं वो कितने स्ट्रांग है और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हुए हैं। हुँ। अच्छा, दूसरा ये अभी था कि आपने वीजा जिनके साथ रेजिडेंट। डील हाँ, अभी जी। आपने जिनके साथ डील की है, तो आपने हम्म। हो सकता है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू किए होंगे, तो कोई आपको ऐसा पॉइंट नज़र आया कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कि जो कि इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत शेल्टर देता हो उस हवाले से? यार देखें, जैसे एक उन्होंने चीज ये की है कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कोर्ट्स में जाएंगे। उसमें हुँ। ये मेंशन हुआ हुआ है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट्स के अंदर जाएंगे। अब उसमें ये भी मेंशन हुआ हुआ है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कि जी अगर हमने टाइम पे आपको डिलीवर नहीं किया, टाइम पे नहीं किया, तो हम कॉम्पनसेट करेंगे आपको। यू नो अच्छा। कुछ गारंटीड रेंटल, जैसे अभी मस्कत हिल में एक प्रोजेक्ट है, वो ये कह रहा है कि जी अगर हमने टाइम पे आपको डिलीवर नहीं किया तो हम 5% नेट रेंटल, जो अमाउंट आपने पे की होगी ना हमें, टोटल जितनी भी पे की होगी उस पर हम आपको पे करेंगे। तो इस हुँ। तरह की चीजें ना अब
पॉपअप होती भी नजर आ रही है, और इसका मुझे रीजन इसलिए भी नजर आ रहा है कि एक तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, दूसरा ये कि कंपटीशन बढ़ रहा है। पहले तो नहीं था हाँ, ना कंपटीशन। अभी कंपटीशन रिसेंट अमंग जीसीसी यानी इसकी बात कर रहे हैं? इन ओमान ओनली, हुँ, इन ओमान। अब आई थिंक 2-3 दफे मैं पीछे भी मेंशन कर चुका हूँ, पिछले 3-4 महीने के अंदर, मतलब दिसंबर से लेके अब तक सुल्तान हेतम में कोई 3 डेवलपर्स ने लॉन्च किया। एक पीरियड के अंदर 3 डेवलपर लॉन्च कर रहे हैं, ये कभी ओमान की हिस्ट्री में हुई है ये चीज? हुँ, हुआ ही नहीं कभी आज आज तक। तो 3 डेवलपर जब लॉन्च करेंगे तो वो टारगेट किसको करेंगे? सेम लोगों को करेंगे ना। जब वो सेम लोगों को टारगेट करेंगे तो आप एक डेवलपर से क्यों खरीदेंगे? आप तो सबको देखेंगे, बिल्कुल। हुँ, इसकी डील क्या है, इसकी डील क्या है, इसकी डील क्या है, ये कितना अच्छा दे रहा है, कितना अच्छा दे रहा है। उसमें जो एक चीज मैंने देखी चेंज होते हुए, वो ये कि एक डेवलपर ने 5 साल का पेमेंट प्लान दिया हुआ था, 5 ईयर्स का, फर्स्ट टाइम 5 ईयर्स का। इसमें से 3 ईयर्स जो था वो था, सॉरी 2 ईयर्स जो था वो पोस्ट हैंड ओवर प्लान था, यानी 3 साल में आपको वो डिलीवर कर देंगे और हैंड ओवर कर, आपके हाथ में चाबी दे देंगे। हुँ, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर करेंगे, लेकिन आपको 3 साल बाद चाबी दे देंगे। अब चाबी के बाद आप उसको रेंट पे चढ़ा दें 2 साल के लिए, और फिर उसके 2 साल तक उसके किस्तें पे करते रहें, और फिर आप जो है वो उसका प्रॉपर टाइटल डीड वाला हैंड ओवर ले लें उनसे। तो अब ये जब हुँ। उन्होंने लॉन्च किया तो पहले कोई भी ऑफर नहीं कर रहा था, अब मैं देख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता कि वो मार्केट में दूसरे लोगों ने भी ऑफर करना शुरू कर दिया है, अच्छा, तो कह रहे हम भी कॉम्पिटिशन दे रहे हैं 5 साल का। इंटरनली बढ़ गया ना? हुँ, तो क्योंकि वो उन्होंने एक नई चीज स्टार्ट की है ना, तो अब लोग उसकी तरफ चले गए। और आपको पता है ऑफ प्लान में क्या होता है? बहुत सारे लोग ऑफ प्लान में प्राइस नहीं देखते, वो कहते हैं यार ये मैं हुँ। इसको मंथली पेमेंट अफोर्ड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, एग्ज़ैक्टली हाँ, ये मंथली। यही चीज़ बेसिकली वेस्ट में होती है ना, वेस्ट में जब आप घर लेने आते हैं ना, तो आप प्राइस नॉर्मली नहीं देखते, आप देखते हैं यार मेरी मंथली पेमेंट कितनी बन रही है मॉर्गेज बस की, क्या मैं हाँ, उसको अफ़ोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बस तो बस वो उस इस चीज हवाले पे से चले। ये एक बड़ा अच्छा एक बिज़नेस टैक्टिक है कि डेवलपर की कि भई वो इस चीज़ को कैटर कर रहे हैं कि भई अगर फॉरेनर इन्वेस्टर आ रहा है, तो हुँ, उसको ऑफ कोर्स मॉर्गेज तो मिलेगी नहीं। हुँ, तो हाउ कैन वी कंपनसेट दैट एंगल? हुँ, तो हुँ, उस हुँ, हवाले से बहुत अच्छा उन्होंने एक अल्टरनेटिव दिया है कि भई हम फाइनेंस करेंगे हुँ, और तुम हमसे पेमेंट प्लान ले लो 5 साल का हुँ, हुँ, और हुँ, पोस्ट हुँ, हैंडओवर हम तुम्हें 2 साल का पीरियड देंगे, उसमें तुम हमें पे करते रहो। हुँ, तो एक बहुत हुँ, अच्छा एक अल्टरनेटिव है उन लोगों के लिए जो कि मॉर्गेज के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, और वो भी ऐसे लोगों को जो बाहर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, नहीं, वो तो आप कुछ लोग खरीद रहे हैं जो कभी ओमान गए ही नहीं है, हाँ। और उनको वो फैसिलिटी मिल रही है कि भाई हम आपको दे रहे हैं, तो ये कितना बड़ा एडवांटेज है। तो और अभी जैसे आपने एसपीए का मुझसे पूछा, मैं एसपीए भी रिव्यू भी कर रहा हूँ, कुछ पीछे भी किए हैं। एक को मैं ज़रूर इस चीज़ को एप्रिशिएट करूँगा कि हमने लिया है पूरा मंथ एक एसपीए को रिव्यू करने के लिए। जनवरी में एक प्रॉपर्टी हमने ली कस्टमर के लिए, उसको हमने पूरा महीना लगाया उसको रिव्यू करने में, उसको नेगोशिएट करने में, और मैं हैट्स ऑफ टू द डेवलपर कि उसने बैलेंस आउट हमें कर दी चीजें बहुत सारी। तो ये भी है सिलसिला वहां पे। तो ये जो हुँ, एसपीए का जो रिव्यू है ये बड़ा क्रिटिकल है, और ये जो मैं लोगों को और बताने की और समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि इस एक्साइटमेंट में कि ये मुझे सस्ता मिल रहा है और ये मिल रहा है वो मिल रहा है, क्योंकि यानी आप खुश हो गए तो आपने खरीदना है ना उसको, खुश हो गए। और आप उस खुशी में ना एसपी को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हुँ। वो असल में जो रिलेशनशिप को लॉक कर रहा है वो एसपी करेगा। आपका एग्रीमेंट है। हुँ। और व्हाट इफ अगर कोई सिचुएशन आगे पीछे चली गई, व्हाट इफ अगर चली गई, तो वो एसपी आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो तो उसको एसपीए रिव्यू करने के लिए आपके पास कोई लॉयर है या जो बायर है वो खुद लॉयर अरेंज करके उसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करवाता है? यार दरअसल अभी तो लॉयर नहीं है, लेकिन ये कि मुझे एसोसिएशन स्टैब्लिश करनी है किसी लॉयर के हुँ, साथ। दरअसल मैंने भी बहुत सारे एसपीएस देखे हुए हैं, क्योंकि खुद भी वो हैं, इन्वेस्टर हैं, फैमिली ने भी काफी प्रॉपर्टीज ली हुई हैं। फिर मेरे जो अंकल हैं, मेरे जो मामू हैं, वो ही वाज इन्वेस्टमेंट बैंकर, तो उनको बहुत शौक है कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करने का, अपने कमेंट्स देने का, ये करने का। तो मेरे उनके साथ बड़ा वो चलता है, तो वो मेरे पास कोई अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो मैं उनका शेयर कर लेता हूँ, मैं कहता आप देखिएगा, इसमें बताइएगा, तो वो कोई 2 पॉइंट निकाल के दे देते हैं। तो उनको शौक हुँ, है रिव्यू करने का, ऑल्दो ही इज नॉट अ लॉयर, लेकिन ही इज एन सीजन इन्वेस्टर, हुँ। जिसमें वो एसपीए की वजह से भी उनको प्रॉब्लम्स आई थी बहुत सारी। तो इसलिए वो हमारे पास वो वाली तो है, लेकिन अभी लॉयर नहीं है, क्योंकि लॉयर तो हमें बेसिकली कोई ओमान का लॉयर चाहिए होगा जो कि इस चीज को समझ सके कि यार कि क्या क्या चीजें हैं, लेकिन अभी हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। बट ठीक है। ये कि हम उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि यार हमारा जो एक्सपीरियंस है और जो हमारा एक्सपोजर है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एड्रेस चीज होती है नहीं होती।
अच्छा, एक ठीक है क्वेश्चन आपसे करूँगा कि उसमें एस्क्रो का क्या रोल है अभी इस वक़्त ओमान में? यार, बिल्कुल एस्क्रो का रूल है और मेरा एक आर्टिकल भी होगा इसके ऊपर। तो क्योंकि एस्क्रो अगर मौजूद है तो ऑफ कोर्स काफ़ी सारी लीगल चीज़ें तो उसमें कवर हो जाएँगी ना? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये इन्होंने ये रहा, ये देखें। मेरा स्क्रीन नज़र आ रहा है आपको? जी, जी। हाँ, मैंने लिंक्डइन पे पब्लिश भी किया था। ये बने हुए हैं, ये इन्होंने 2018 में लॉन्च की थी डिक्री। अच्छा, तो इसका मतलब एस्क्रो है, वो काम कर रहा जी, है। जी, 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 तो जी, जी, बहुत हद तक बिल्कुल। चीज़ें तो आपकी एस्क्रो जो है फ़िल्टर आउट कर देगा ना? बिल्कुल, 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 हुँ, ऐसे ही है। इनकी रॉयल डिग्री निकली हुई है, सब चीज़ें निकली हुई हैं, सब चीज़ें इसके अंदर हुई हुई हैं। तो हुँ, ये तो फंडामेंटल पार्ट था जो इन्होंने दुबई से हाँ। सीखा है, कि इसको अच्छा, कैसे हम लेके ऑडियंस के लिए हम थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें कि एस्क्रो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, जी, एस्क्रो जी। इज़ लाइक ट्रस्ट अकाउंट, ठीक है? जिस तरह अगर कनाडा में अगर आप रियल एस्टेट ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो जो भी आप पेमेंट करते हैं वो ट्रस्ट अकाउंट में जाती है हुँ, और फिर उस ट्रस्ट अकाउंट से लॉयर या सॉलिसिटर जो है वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है पार्टीज़ को हुँ, कि भई हुँ, बायर का इतना है, एजेंट का इतना कमीशन है और प्रॉपर्टी डेवलपर का इतना है। हुँ, यानी कि हुँ, आप वन टू वन डायरेक्ट ट्रांज़ैक्शन नहीं कर रहे होते, आप हुँ, एक बीच में मिडल पार्टी होती है, हुँ, जो पेमेंट्स को वेरीफ़ाई करती है हुँ, हुँ, और कनाडा में उसको हम कहते हैं ट्रस्ट। यूके में मेरे ख़्याल में इसको ट्रस्ट ही कहते होंगे, उसमें सॉलिसिटर इन्वॉल्व होता है हुँ, और वो उसको मैनेज करता है। हुँ। लेकिन जो मिडल ईस्ट में, जीसीसी में या ओमान में एस्क्रो कहते हैं इसको जी, और जी। उसके अंदर बेसिकली ये ट्रस्ट टाइप की रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है और वहाँ से पेमेंट्स जो हैं वो वेरीफ़ाई होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे सिंगापुर से लाए थे ये पूरा सिस्टम एस्क्रो का, दुबई वाले। हुँ, हुँ। वहाँ लर्न किया था, तो वहाँ से इम्प्लीमेंट किया था। तो ओमान में भी वही एस्क्रो अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट होता है, जो जो थर्ड पार्टी है, ये हुँ, तो बैंक होता है जो उसको मैनेज कर रहा होता है, ये गवर्नमेंट की एंटिटी है उसको मैनेज कर रही होती है। और वो देख रही होती है कि भई जो पेमेंट निकल रही है, वो किस पर्पज़ के लिए निकल रही है। तो अगर वो पर्पज़ नहीं है उस चीज़ का, तो वो क्यों निकल रही है? बिल्कुल। आपका बेसिकली एक वकील आ जाता है बीच के अंदर, जो कि हाँ, मैनेज ये बिल्कुल। या वो मेरा कहने का पॉइंट यही था कि अगर एस्क्रो इन्वॉल्व है तो फिर काफ़ी हद तक लीगल चीज़ें तो वहीं वहीं से फ़िल्टर आउट हो जाएँगी ना क्योंकि एड्रेस हो लॉ जाती है ना वहाँ से, जो भी बिल्कुल, वहाँ का लॉयर होगा या ऐसे ही जो है। सॉलिसिटर होगा, वो मेक श्योर करेगा कि पेमेंट जो है वो राइट पार्टीज़ को जा रही हो। उसमें कोई बिल्कुल। फ्रॉड नहीं हो सकता। हुँ, 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 हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और इसमें फिर ये कि इंडिविजुअल फिर उसके बाद इंडिविजुअल डेवलपर की क्रेडिबिलिटी भी आ जाती है ना, कि हुँ, ये डेवलपर कितना पुराना है और उसका उसके पास जो है वो कितना कैपिटल है और उसको कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई, वो फिर तो इंडिविजुअली वो चीज़ भी एड अप हो जाती है। लेकिन एस्क्रो जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, जिससे ये चीज़ एक्नॉलेज होती है कि भई जो भी डेवलपर है वो एटलीस्ट गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड है। अ, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुई हुई है, लाइसेंस्ड है वो हुँ। और फिर गवर्नमेंट उसकी एक-एक एक्टिविटी को मॉनिटर फाइनेंशियल एक्टिविटी को मॉनिटर कर रही है। क्योंकि हाँ, वो आप बेसिकली तो नहीं कर कंप्लायंस सकते को फ़ॉलो कर रहा है ना, वो इंडिपेंडेंट। ये मेक श्योर करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हुँ, ऐसे ही। तो एस्क्रो अकाउंट तो बिल्कुल वहाँ पे अवेलेबल है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं ओवर सप्लाई इन सम सेगमेंट्स। अच्छा, इस वक़्त तो मैंने जैसे कहा कि अभी तो मार्केट अर्ली है, चढ़ रही है, हो रही है, तो इस वक़्त तो हमें नहीं है प्रॉब्लम। लेकिन आने वाले लेट्स से 7 से 10 सालों के अंदर देखें ये नंबर्स कहाँ तक पहुँचते हैं। अगर मैं सिर्फ सुल्तान हितम सिटी का ही कह दूं तो तकरीबन कोई 20,000 यूनिट्स की बात कर रहे हैं आने वाले कोई 20 सालों के अंदर 20,000 यूनिट्स की लाख लोगों की जो है वो पॉपुलेशन वहां पर रहेगी। तो इस वक्त तो आपको परेशानी नहीं है इनकी ओवर सप्लाई की क्योंकि ऑब्वियसली चीजें अभी स्टार्ट हुई हैं लेकिन ये आपको फिर फ्यूचर के लिए सोचना पड़ेगा कि भाई जो मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो अगर यहाँ पे ओवर सप्लाई हो गई अपार्टमेंट्स की बहुत सारी तो क्या होगा। हुँ। जैसे कि अभी मैं लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई अगर आपके पास बजट है ना तो इस वक्त वहां पे टाउन हाउसेस पे जाइए क्योंकि वहां पे कम्युनिटी उनकी सप्लाई कम होगी ना। हुँ, बहुत मतलब इवन मैं जो प्रोजेक्ट्स देख रहा हूँ उनमें तो एक डेवलपर है जो टाउन हाउस बना ही नहीं रहा है हुँ, क्योंकि आपको पता है टाउन हाउसेस में मार्जिन नहीं होता है इतना सबसे ज्यादा मार्जिन जो होता है वो अपार्टमेंट्स के अंदर होता है तो हाँ। डेवलपर का जो इंसेंटिव होता है वो यही होता है कि भाई मैं अपार्टमेंट्स बनाऊं क्योंकि जमीन तो मैंने एक ही खरीदी है ना हुँ, बस उसको मैं एक ऐसे होता जमीन है। को मैं 500 लोगों को क्यों बेचूं एक बंदे को क्यों बेचूं मैं इसको 500 लोगों हुँ, को बेचूं इस वजह से तो वो आपको जरा चेक करना है कि मैं जो खरीद रहा हूं उसका फ्यूचर में कहीं ओवर सप्लाई तो प्रॉब्लम नहीं होगी या जिस जिस ऑपरेटर सॉरी डेवलपर के साथ मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ उसने कोई 5,000 स्टूडियोज तो नहीं बना दिए उसने कहीं हुँ, पता चला वो खुद ही कैनिबलाइज कर दे आपकी प्रॉपर्टी को तो बिल्कुल। ये सारी चीजें फिर वही ड्यू डिलिजेंस में आती है जब आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे जाते हैं ठीक है उसके बाद नीचे आ जाते हैं लिमिटेड सेकेंडरी मार्केट वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑब्वियसली आईटीसी बड़े लिमिटेड थे अब थोड़े से बढ़ने शुरू हुए हैं तो इस वक्त तो लिमिटेड है तो अगर आप अभी जाते भी हैं
मार्केट क्योंकि वो नीचे भी है तो आपको अच्छी प्राइस पे मिल जाएगा, क्या कहते हैं, रेडी टू मूव। लेकिन हम्म, जैसे जैसे ये बढ़ेंगे, यूनिट्स आने शुरू हो जाएंगे, उस हिसाब से फिर प्राइस एडजस्ट होगी यहाँ की। अच्छा, कोई तकरीबन 30% रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन बढ़ी हैं बिटवीन 2023 नवंबर टू 2024 नवंबर, एक साल के अंदर। तो विच इज अ वेरी हेल्दी साइन कि रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन जो है पिछले एक साल के अंदर इतनी इंक्रीज हुई है। उसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि जी रेंटल डिमांड में जो कुछ शिफ्ट नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, क्योंकि इसमें मैं एक चीज को एड्रेस करूंगा यहाँ पे, वो है ओमानाइजेशन। आपने सुना होगा काफी, बल्कि पूरी जीसीसी के अंदर सऊदीयाइजेशन हो रही है और कतराइजेशन हो रही है और ओमानाइजेशन हो रही है। तो ये ओमानियों को क्योंकि इन्होंने वर्कफोर्स के अंदर ऐड करना है, तो ये जो परसेंटेज है ना, ये थोड़ा ऊपर नीचे जाती रहेगी। हम्म, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, वो भी ऊपर नीचे जाएगी। अ, इसमें दुबई के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि दुबई में तो तकरीबन कोई 10-15% ही लोकल लोग होंगे, बाकी सारे के सारे एक्सपर्ट्स ही हैं, 80-85%। बल्कि कुछ जगहों पे तो आप कहीं जाएं तो आपको लोकल नजर ही नहीं आएगा। तो बिल्कुल। ओमान में नहीं है इस तरह का केस। ओमान में ऑब्वियसली 56% पॉपुलेशन जो है वो ओमानिस की है। ओमानियों की है, और हम्म, 44% जो है एक्सपर्ट्स की है। और उसमें एक चीज मैं और भी ऐड करूं, उस 44% के अंदर भी जो 80% पॉपुलेशन है वो अनस्किल्ड वर्कर्स की है। सही है। अब अनस्किल्ड वर्कर का मतलब आप समझते हैं ना कि वो तो इकोनॉमी को कुछ नहीं दे रहा ना ओमान की। हम्म, वो जो कमाता है वो सब बाहर भेज दे देता है। ऑल्दो उससे हमें तो बड़ा फायदा होता है, पाकिस्तान को बड़ा फायदा होता होगा, इंडिया को बड़ा फायदा होता होगा उसको, लेकिन ओमान को नहीं फायदा होता, क्योंकि वो हम्म, पैसे वहां खर्च करता नहीं है, उसके बच्चे वगैरह भी वहां नहीं होते, वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता बेचारा। तो अब ओमान भी इस कोशिशों में है कि वो उसको अनस्किल्ड को स्किल्ड वर्कफोर्स में कन्वर्ट करे उसको। तो अब आपको ये भी लगेगा कि वो पॉपुलेशन जो है ना, वो गिरी है पॉपुलेशन, लेकिन वो जो गिरी होगी ना पॉपुलेशन एक्सपेट्स की, वो बेसिकली इस पॉइंट से गिरी होगी कि वहां पे अनस्किल्ड लेबर निकल गया होगा, और उसमें ऑब्वियसली सर्टेन पोर्शन जो होगा वो ह्यूमनाइजेशन का स्किल्ड लेबर का भी होगा। तो ये हम्म, एडजस्टमेंट ऊपर नीचे 4-5 साल चलेगी, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज अगर सुल्तान हेतम को कोई है ओमान के अंदर, सबसे बड़ा चैलेंज वो ह्यूमनाइजेशन का चैलेंज है, अपने लोगों को एडजस्ट करना। साथ में ये भी चैलेंज है कि हमें बाहर के लोगों को भी बुलाना है, क्योंकि हमें एक ऐसी हाइब्रिड सोसाइटी बनानी है जिसमें दोनों लोगों को फायदा हो, दोनों लोगों को, उनको भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। अब इस हाइब्रिड की जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, इट विल टेक इट्स स्वीट टाइम, 4-5 साल लगेंगे इसको होते हुए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने यहाँ पे एड्रेस किया है। अगर इस पर किसी को डिस्कशंस करनी है, कुछ करनी है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जरूर आप यासीन से हाँ, इन टच हो जाएं, एंड वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट दैट। अच्छा, बिल्कुल। अब आगे आ जाते हैं। जी, इसमें लिखा हुआ है जी, नए रियल एस्टेट टैक्सेस का क्या सीन है। अच्छा, टैक्सेस की बात करने से पहले बेहतर है कि मैं आपको टैक्सेस दिखा दूं कि ओमान में टैक्सेस क्या है। आई थिंक लास्ट टाइम भी हमने वो गोल्डन वीजे की जो हमने पॉडकास्ट की थी उसमें भी जी, दिखाए थे। बात की थी ये हमने। हैं, देखें पिक्चर इस वक्त के टैक्सेस की, मार्च 2025 के अंदर ये टैक्सेस है। कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, राइट, यानी अगर आप बेचते हैं, कोई आपको पैसों का फायदा होता है, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, खुदा ना खासा किसी इन्वेस्टर की डेथ हो गई, उसके प्रॉपर्टी उसके बच्चों को गई, कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। अभी वैट है मस्कत के अंदर 5% पे, जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे मस्कत के अंदर, मस्कत हो गया, सोहार हो गया, सलाला हो गया, ये जो सारे इस तरह के एरियाज हैं, एक्सेप्ट दुकुम। दुकुम क्योंकि वो एक नया पोर्ट सिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो वहां उन्होंने वैट खत्म किया हुआ है 30 साल के लिए, लेकिन ये जो है यहाँ 5% का वैट है। फिर स्टैम्प ड्यूटी है, जिसको आप ट्रांसफर फीस भी कहते हैं, वो 3% है मस्कत की, दुबई की 4% है डीएलडी, और दुकुम की 0.05% है। और बाय द वे 2 साल पहले ये 2% थी। हम्म, तो यहाँ ये कम हुई है, क्योंकि उससे आपको अंदाजा हो रहा है कि इनको बेचने में मुश्किल हो रही है, तो अभी प्राइसेस को कम करते करते जा रहे हैं। अच्छा, रेंटल टैक्स जो है वो 3% है मस्कत के अंदर, वही सेम 3% जो है वो दुकुम में। मैं हैरान नहीं हूंगा कि मैं अगली दफा जब जाऊंगा तो पता चलेगा कि जी दुकुम का रेंटल टैक्स भी जो है वो 2% हो गया, क्योंकि दुकुम उनके लिए बड़ा क्रिटिकल है और वो उसके लिए बड़ी एफर्ट कर रहे हैं उसको बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो मैं बिल्कुल नहीं हैरान हूंगा। अच्छा, नीचे आ जाते हैं। जो कॉर्पोरेट की जो आपकी ग्रॉस इनकम है $260,000, उस पे आपको फिर है टैक्स 15% का टैक्स है जो आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, उससे नीचे कोई फिर टैक्स नहीं है। उससे नीचे कोई टैक्स नहीं है। फिर इनकम टैक्स अभी कोई नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स एक्सपेक्टेड है। अगर आपकी इनकम $1,30,000 से ज्यादा है, तो उसके ऊपर जो भी अमाउंट आप बनाएंगे
मतलब अगर $1,40,000 है आपका, राइट, तो $10,000 के ऊपर 5% पे करना होगा आपको। डज इट मेक सेंस? अच्छा, यानी कि ये प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम लेके आ रहे हैं। यानी कि देखें, एक एक उस रेंज से ऊपर $1,30,000 अगर आप जो कमाते हैं, एक्स्ट्रा वैल्यू है खाली उस पे टैक्स होगा। हाँ हाँ, एक लाख तीस हजार हुँ, डॉलर अगर आप कमाते हैं तो उसमें कोई टैक्स नहीं है। हुँ, हाँ, 1,30,000 से लेके आप $1,50,000 कमा रहे हैं, तो अब $20,000 आपने ज्यादा कमा लिए। आपने हुँ। $20,000 कमा लिए, उसमें 5% टैक्स पे करना होगा। ये तो कुछ भी नहीं है यार। उन्होंने, हाँ, उन्होंने लिमिट, देखिए एक हाँ, बात अभी इसमें भी आने वाला है, हम इस एनालिसिस पे वापस आते हैं, टैक्सेस का आने वाला है यहाँ हुँ, पे। आपको भी पता है यार, वैसे हम पहले भी इसको डिस्कस, टैक्स आने हैं, टैक्सेस आने, ऑयल चला गया है, ऑल्टरनेट रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट करनी है। हमें सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ थी टैक्सेस की, एक तो ये थे सब्सटेंशियल थे, ठीक है, और हमें कभी-कभी फील होता था, मैं वेस्ट वगैरह की बात करूँ फिर, कि यार वो सही सर्व नहीं हो रहे। जो मैं पैसे दे रहा हूँ वो मुझे रिटर्न नज़र नहीं आ रहा, राइट? हाँ, टैक्सेस मैं बहुत दे रहा हूँ और रिटर्न मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये आपको शिकायत थी ना? वहाँ तो टैक्सेस थे ही नहीं और वहाँ से आप बहुत सी चीज़ों से खुश थे। आप दुबई से हुँ, बड़े खुश हैं, उनके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से, इन चीज़ों से, ओहो! कहाँ जाओ, ये जाओ, सफाई मिलती है। ओमान इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ओमान इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, क्लीनेस्ट, सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भाई कैसे सफाई होती है? ये पैसे कहाँ से आते हैं इनकी सफाई करने के? हुँ। ऑयल था पैसा, वो से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऑयल अब नहीं है तो उनको अल्टरनेट मीन्स से ढूँढना पड़ेगा। बट अच्छा सब्सटेंशियल मुझे टैक्सेस नहीं है। एक बात याद आ गई। एक मैं एक बंदे को फ़ॉलो करता हूँ, वो यूएस अमेरिकन अमेरिकन है। हुँ, हुँ, तो वो भी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी अबू धाबी में क्रिप्टो के हवाले से, तो वो वहाँ गया था। तो वो हुँ, स्पीकर था वहाँ पे। तो वो जब वापस आता है तो कहता है कि यार मैं हैरान हूँ कि यार अबू धाबी इतना एडवांस्ड है और इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना ज़बरदस्त उनकी हाईवेज़ हैं, रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं और कोई टैक्स नहीं है। ये हुँ, कैसे पॉसिबल है? हुँ, तो वो ऑफ कोर्स वो अमेरिकन माइंडसेट से जा रहा था। तो कहता था कि यहाँ हम इतना टैक्स देते हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, टूटे-फूटे रोड, बिल्डिंग्स का बुरा हाल है, हाईवेज़ का बुरा हाल है, सबवे का बुरा हाल है। अगर आप न्यूयॉर्क जाएँ, न्यूयॉर्क में सबवे यूज़ करें, आप कहेंगे यार मैं कहाँ आ गया बहुत हूँ? बुरा हाल है। तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि यार ये पॉसिबल कैसे है कि टैक्स भी नहीं है और इतना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं तो यहाँ की ट्यूब को बुरा कहता था, लंदन की। हुँ। लेकिन जब मैं न्यूयॉर्क गया हूँ तो मैंने कहा, अरे भाई! लंदन की तो बहुत अच्छी ट्यूब है। हाँ, तो बहुत डिफरेंस था। तो एनीवे, तो टैक्स तो का तो है इसमें डिस्कशन, हम उस पे भी करेंगे, लेकिन ये कि टैक्स इज़ कमिंग। हाँ, उतना नहीं होगा सब्सटेंशियल जो कि बाकी जगहों पर है, लेकिन टैक्स तो आ रहा है। तो ये आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर होकर आएँ कि टैक्स आपको पे करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। वो है जो पॉइंट था, मेंटेनेंस कॉस्ट। इस वक़्त अगर आप टाउन हाउस लेते हैं तो तकरीबन 4% आपको मेंटेनेंस कॉस्ट देनी पड़ेगी। मेंटेनेंस कॉस्ट का मतलब सर्विस सर्विस फी की बात कर रहा हूँ मैं। हुँ। इसी तरह से अगर कोई अपार्टमेंट लेते हैं तो तकरीबन 9 से 10% आपको देना पड़ेगा। इससे भी थोड़ा चीप मिल जाएगा, लेकिन एवरेज आप यही रखिए एमेनिटीज़ वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ठीक 9 है? 9 से 10% आप परचेज़ प्राइस की बात कर रहे हैं? ये आपकी परचेज़ प्राइस की बात नहीं कर रहा, मैं रेंटल की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जो जो रेंट मिलेगा ना, जो भी रेंट हुँ, मिलता है आपको, किसी स्टूडियो का मिलेगा, उसका 10% आप समझिए कि आपको मेंटेनेंस फी में पे करना ठीक है। पड़ेगा। और टाउन हाउस का तकरीबन 4% है। क्योंकि इनका कम मेंटेनेंस होती है, इतनी एमेनिटी साथ नहीं होती है, साथ इस वजह से हुँ, कम होता है। ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं बैंक लैंडिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्योंकि जो जो भी हमारे पीछे मार्केट क्रैशेज़ आए हैं, उसमें बैंक ने बड़ा पार्ट प्ले किया है। तो ओमान में वैसे ही बड़ा टाइट है। मतलब अब इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि भाई तुम अपने पैसे लाओ, बाहर वालों से, हम तो हुँ, तुम्हें कोई पैसे नहीं देंगे, खुद आओ हुँ। पैसे। दुबई ने तो शुरू कर दिया 50% पे, ओमान ने हाँ, शुरू नहीं किया। और इवन ओमान के अंदर भी ना, इट्स नॉट ईज़ी टू एक्सपेट्स के लिए इतना आसान नहीं है लोन लेना वहाँ पे। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी थोड़ा-थोड़ा चेंज होगा तो गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करेगी आने वाले वक़्त के अंदर। हुँ। तो इस वक़्त सिचुएशन बड़ी अंडर कंट्रोल है, सब कुछ है, लेकिन अब ये नहीं पता कि गवर्नमेंट कितना खोलती है इसको। हैं तो बड़े ये कंज़र्वेटिव, इतने ओपन है नहीं। तो अगर इन्होंने हुँ। खोला भी तो स्लोली ग्रेजुअली खोलेंगे ये। पहले तो अपने हाँ, लोगों को इसका सारा फैसिलिटेट ताल्लुक करेंगे। इकोनॉमी से है हसन भाई, क्योंकि अगर इकोनॉमी उनकी लेट्स से स्टैग्नेंट है और उन्होंने ग्रो करना है, हुँ, तो ये एक तरह का स्टिमुलस होता है ना कि हुँ, आप लेंडिंग प्रोवाइड करें ईज़ी टर्म्स पे ताकि मूव करे इकोनॉमी में इकोनॉमी। स्पेंडिंग हो। हुँ, तो ये तो सारा हम तमाशा वेस्ट में देख चुके हैं ना पिछले 50 साल के अंदर। तो वो भी आपको जीसीसी में या जो कंज़र्वेटिव कंट्रीज़ हैं वहाँ नज़र नहीं आता इतना। नहीं आता, नहीं तो आता। वो जो एक कि एक एक तरह की फ्यूचर स्टेट है कि कभी अगर उनको इकोनॉमी बढ़ानी पड़ी, उसको स्टिमुलेट करना पड़ा तो ये एक एंगल वो यूज़ करेंगे। ये मेरा ख़्याल ये है कि ये डिपेंड ये करेगा कि मार्केट रिएक्ट कैसे करती है आने वाले वक़्त के अंदर।
तो अगर वो देखेंगे कि 4-5 सालों के अंदर वो ये देख रहे हैं कि यार लोग थोड़ा सा लोग खरीदना कम हो गए, तो कहेंगे अच्छा खरीदना कम हो गया, अरे हम तो तुम्हें लोन लोन दे सकते हैं, तुम हमसे बिल्कुल। ले लो 50% हुँ, लोन ले लो, अच्छा हमसे 25% लोन ले लो। तो उसको एज ए इंसेंटिव ये प्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये उस वक्त तक नहीं करना चाहते जब तक उसकी जरूरत ना हो, हाँ। जो कि बहुत अच्छी बात है कि इस वक्त से ही नहीं खोल दिया सब कुछ कि भाई आ जाओ और लग जाओ, क्योंकि हुँ, ये पहली दफा इतने फॉरेनर्स को डील कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, जो ग्लोबली बैठे हुए हैं। हाँ। दुबई नहीं है ये, दुबई 20 साल से लोगों को डील कर रहा है, ये पहली दफा डील कर रहे हैं। और जितनी नेशनलिटीज दुबई के अंदर है, इतनी नेशनलिटीज ओमान के अंदर थोड़ी है। तो दुनिया में नहीं अब होंगी। उनको, हुँ, हाँ सही बात है, दुनिया में नहीं होंगे हुँ, जितनी जितनी दुबई के अंदर है। सो हाँ, अब वो उसको भी एड्रेस उन्होंने करना है। तो ये देख रहे हैं कि यार जब जिसकी जरूरत पड़ती है तो हम खोल देते हैं, जरूरत नहीं पड़ती तो अभी ना छेड़ो। अभी तो ये काम हुँ, हमारा चल रहा है, लोग कर रहे हैं, बाहर से खुद ही मैनेज कर रहे हैं, ठीक है नो प्रॉब्लम। लगेगा कि नहीं करेंगे तो हम आगे आ जाएंगे। तो लेट्स सी क्या सिचुएशन बनती है, बट इस वक्त ये वाला सिचुएशन है, विच इज अ गुड थिंग। अच्छा, उसके बाद प्रोजेक्ट डिलेस की हम बात कर लेते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट डिले हमेशा मीडियम रिस्क रहेगा, वो कभी भी कोई इसको इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी चीज बेची जा रही है आपको, वो ख्वाब है, कल हाँ। बन जाएगी, 2 साल बाद बन जाएगी, वो 3 साल फ्यूचर्स बाद कॉन्ट्रैक्ट है ना एक तरह से, अगर हम वो स्टॉक की फ्यूचर बात का करते हैं कॉन्ट्रैक्ट तो। हाँ। है ना। तो ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि भाई वो 100% बनेगी नहीं बनेगी, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि कोविड आ जाए, कोई भी इशू खड़ा हो जाए। तो इसलिए ये मीडियम हमेशा रहेगा, और इसीलिए आपके पास एक प्लान भी होना चाहिए। आप जब भी एंटर हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे मामू का मैंने जिक्र किया, जब भी वो कोई प्रॉपर्टी देखते हैं ना, तो हम जब विजिट करते थे उनके साथ जाके कि भाई आई प्रॉपर्टी देख लें प्रॉपर्टी, तो वो उनसे कहते थे यार ये अब कितने अरसे का पेमेंट प्लान है। वो कहते थे सर ये 3 साल का। कहते अच्छा 4 साल। नहीं नहीं सर ये 3 साल का पेमेंट प्लान है। कहते थे अच्छा हाँ 4 साल। सर मैं तो 3 साल कह रहा हूँ। वो कहते थे भाई देखो ये मेरी कैलकुलेशन है, मुझे पता है कि आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, जो कि तो मुझे क्योंकि पैसे मैनेज करने, तो मैं उस हिसाब से चल रहा हुँ, हूँ। तो मैंने अपना मार्जिन खुद ही रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि कब होता है कब नहीं होता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बुरा जो भी हुआ होगा। इसी तरह से आपके लिए भी मुझे यही एक गुजारिश है कि जब आप उस पर जाते हैं कि जी इस तारीख को डिलीवर होगा, भाई 6 महीने आगे पीछे कर लीजिए। हुँ, पीछे दुबई में कर सकते हैं आप, क्योंकि दुबई में 6-6 महीने पहले प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहे हैं। इतना कंपटीशन खड़ा हो गया दुबई के अंदर कि 6-6 महीने पहले प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहे हैं। हुँ। ये हालत है दुबई की। दुबई तो बट ख़ैर एक अनदर लेवल पे है ना। अनदर लेवल पे है, हाँ। कंपटीशन के नेक्स्ट लेवल पर है वो। हुँ, यहाँ पे ये है कि भाई 6 महीने हो जाएंगे, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगी उसकी, फिर वो साइन होगा, फिर चाबी कब मिलेगी, है ना। तो अपने दिमाग में चीज को रखिए। हाँ, ये जरूर आपने देखना है कि यार ये डेवलपर ने पहले किया ही नहीं किया, कोई एक्सेसिव डिलेस तो नहीं थे, कोई लोग नाराज तो नहीं हो रहे, लोगों ने कोई केसेस तो नहीं किए हुए। और उसके लिए मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जाके गूगल रिव्यूज डेवलपर के जरूर पढ़ें। तो बहुत ही जरूरी है हर डेवलपर को कि ड्यू डिलिजेंस करना बेइंतहा जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो डेवलपर बहुत अच्छे हैं या बहुत खराब हैं, लेकिन आपको आपका बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, उसको उसको देखना कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो थैंक्स टू इंटरनेट की एडवांटेज आपको अवेलेबल है। तो इसलिए प्रोजेक्ट डिलेस का आप ध्यान में रखें कि ये तो इसको कोई वो नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं। अब ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहे हैं तो साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट, अब जैसे मेट्रो आ रही है, सुल्तान हितम सिटी से मथुरा तक जाएगी, है तो पूरा मस्कत कवर करेगी मेट्रो। अब ये बड़ा प्रोजेक्ट आएगा, अब इसमें कुछ डिले होंगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा चीजों के ऊपर। और यहाँ पे इन्होंने मस्कत के अंदर एक मस्कत स्ट्रक्चरल प्लान 2040 लॉन्च किया है। वो पूरा ग्रैंड प्लान है, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना ओमान, सॉरी उन्होंने अर्बन एरियाज किए 2040 का जो अर्बन प्लान है दुबई का, हुँ, इसमें उन्होंने पूरे दुबई को 5 हिस्सों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसी तरह से इनका ग्रेटर मस्कत का प्लान है। हो सकता है मुझे यहाँ पे मिल जाए मस्कत ग्रेटर स्ट्रक्चर प्लान पीडीएफ। पीडीएफ आई होप पीडीएफ खुल जाए। ये रहा, नजर आ रहा है स्क्रीन। जी। ये देखें, ये पूरा इन्होंने अब प्लान किया, जिसमें इनका वाटर टैक्सीज का भी प्लान है, इसके अंदर मेट्रोज भी चलेंगी। मतलब जबरदस्त इन्होंने पूरा इसको वो किया है। फिर इनको वादीज का भी मसला है, क्योंकि बारिशें होती हैं तो पहाड़ से पानी गिरता है, पीछे से आता है, तो हुँ, उसका रूट शूट्स बना रहे हैं ये। तो आप समझिए प्रॉपर फर्स्ट टाइम प्लानिंग हो रही है ओमान के अंदर। हुँ।
और अर्बन प्लानर्स हायर हुए हैं यूरोप से, जो कि ये काम कर रहे हैं सारा बैठ के। तो एक तरह से रीडिजाइनिंग हो रही है, यानी कुछ जगहों पे तो ये भी हो रहा है कि उन्होंने, वो कह रहे हैं लोगों से कि भाई ये तुमने कहां पे घर बना लिए हैं, हटाओ इनको, हम तुम्हें कोई दूसरा घर दे देंगे, हम वहां तुम्हें सर्विसेज नहीं पहुंचा सकते। रीजोनिंग ना, ये भी काम स्टार्ट हुआ है, अर्बन प्लानिंग का बड़ा काम हो रहा है वहां पे। तो ये पॉइंट है कि ये भी लोगों के जहन में होना चाहिए कि फ्यूचर ऑफ मस्कत क्या है, वो शहर आने वाले 5-10 सालों के अंदर क्या होगा। ये तो नहीं है कि जैसे कराची है बेचारा उबल रहा है, से ट्रैफिक जैम है, लोग फंसे पड़े हैं, निकल ही नहीं पा, यहाँ पे भी क्या यही होगा क्या? तो इनके बड़े प्लान है, वाटर टैक्सी का प्लान है, मेट्रो का प्लान है, और फिर ये सारी रीजोनिंग हो रही है, फिर ये 20 मिनट्स सिटी का भी डिस्कशन कर रहे हैं ना, 20 मिनट्स सिटी, सुल्तान हेतम जो बना रहे हैं, सुल्तान हेतम सिटी, ये 20 मिनट सिटी, यानी एक फैमिली ऑफ 4 जो है उसको जो जो चीजें चाहिए वो 20 मिनट्स के उस पे उसको मिल जाएगी, रेडियस में मिल जाएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, मेरे ख्याल से मेरी दूसरी मीटिंग जो है स्टार्ट हो गई है। अच्छा, इसको वाइंड अप करते हैं। हाँ अच्छा, इसका हम एंड इस पे करते हैं। ओ, आपको फौरन निकलना है? जी जी, मुझे फौरन निकलना पड़ेगा, अच्छा, क्योंकि तो 3-4 लोग हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड कर लें, और मैं वही कंक्लूजन लेके आता हूँ, फिर आप उस पे अपनी ओपिनियन दे दें, फिर हम उसको खत्म करते हैं। डन। तो जो भी हमारी एनालिसिस रही है मोहसिन भाई, इस हवाले से अगर मैं एज एन इन्वेस्टर सोचूं, तो मैं ये सोचूंगा कि भाई अगर मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, इस हवाले से कि मैंने उसको अपने लिए घर बनाना है ओमान में, मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, तो फिर तो मैं ओमान कंसिडर करूंगा, क्योंकि जो उसमें रिस्क हैं, जो उसमें जो मार्केट डायनामिक्स इन्वॉल्व है, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को जो है वो सूट करती है। लेकिन अगर मैंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने सिर्फ आरओआई निकालना है मैक्सिमम, तो मेरे लिए फिर दुबई मार्केट मुझे अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक है, वहाँ पे इंटरनेशनल पैसेंजर्स का जो है इनफ्लो है, और काफ़ी हॉट मार्केट है, मतलब कि वहाँ पे हलचल हर वक्त रहती है। तो अगर मैंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है और आरओआई को देखना है, तो मेरे ख्याल में दुबई मेरे लिए सूटेबल है कंपेयर टू ओमान। जी जी जी, ये बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, एनालिसिस है? बिल्कुल ऐसे ही, मैं आई टोटली एग्री, हुँ, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। तो इसी पे नोट पे हम खत्म करते हैं, और किसी को अगर हमसे कांटेक्ट करना है, प्लीज़ ईमेल एड्रेस नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कीजिए, और अगर आप प्लान करना चाहते हैं मोहसिन भाई के साथ जाकर देखने का, तो मोहसिन भाई मई में जा रहे हैं ओमान, तो आप उनके साथ जो है अपना ट्रैवल अलाइन कर सकते हैं, वहाँ जाके प्रॉपर्टीज़ खुद देख सकते हैं। तो बिल्कुल। इसी नोट पे हम आज इसको खत्म करते हैं। तो मोहसिन भाई, एनी लास्ट थॉट? यार थैंक यू सो मच आपका इस प्लेटफॉर्म देने का, जिससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अब लोगों तक पहुंच रही है, ओमान के बारे में लोगों को पता चल रहा है, और ऐसी ऐसी चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं जो जनरली आपको इंटरनेट पे नहीं मिलती डिस्कस करने के लिए। और हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी काम करने जाएं, प्रॉपर एजुकेशन के साथ करने जाएं, बिल्कुल, उसको आप एजुकेशन का या नॉलेज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बस ये एब्सोल्युटली, हमारा मैसेज है। एब्सोल्युटली। ठीक है जनाब, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो विल मच, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, हाफ़िज़। थैंक यू, ओके, खुदा हाफिज।